हाँ जी सर, जो लोग लाइव हैं वो बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस। चलिए, तो कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से अपने को क्लास दोबारा स्टार्ट करनी पड़ रही है, तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। तो डियर, अपन स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, या 1 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि सब लोग जुड़ जाएं एक बार फटाफट। एक बार सब लोग जुड़ जाएं, उसके बाद तुरंत स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ, अच्छा यहाँ पे दिखता नहीं है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics, that is energy conservation law। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ठीक है। तो इस लॉ में क्या बोला गया, इस लॉ में इसका स्टेटमेंट क्या है, अभी अपन ने देखा। फॉर अ क्लोज सिस्टम, फॉर अ क्लोज सिस्टम undergoing a cycle, undergoing a cycle, for a closed system undergoing a cycle, net heat transfer and net work transfer, net heat transfer and net work transfer are equal। ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ, मीन्स नेट हीट ट्रांसफर एंड नेट वर्क ट्रांसफर आर इक्वल फॉर अ साइकिल। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, Q नेट इक्वल टू W नेट। ठीक है डियर, मीन्स कोई भी एक साइकिल की अपन बात करें तो जनरली एक साइकिल ले लेते हैं। दिस इज अ साइकिल एंड इट कंसिस्ट ऑफ 3 प्रोसेस। साइकिल का मतलब यही होता है, इट अंडरगोज अ सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस एंड रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट लॉ लगाएं तो इक्वेशन क्या बनेगा, Q12 प्लस Q23 प्लस Q31 इक्वल टू W12 प्लस W23 प्लस W31। दिस इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ फॉर दिस साइकिल। ये फर्स्ट लॉ का इक्वेशन है साइकिल के लिए। अब डियर देखो, ये लो दिया किसने, अपन यहां तक बात कर चुके थे, अब बात करते हैं कि ये लो दिया किसने। सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताई कि थर्मोडायनेमिक्स के जितने भी लो हैं ये सारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पे दिए गए हैं, किसी का भी मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है। तो सबसे पहले इसको मेयर साहब ने देखा था कि नेट हीट इंटरेक्शन, नेट वर्क इंटरेक्शन आर इक्वल। ठीक है, वो पेटेंट कराने जब गए तो उनसे पूछा गया कि आप इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ दो, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं है। उनसे पूछा गया कि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दो, तो उनके पास एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी नहीं है। मीन्स वो कंक्लूड ही नहीं कर पा रहे अपने स्टेटमेंट को। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, ये लो दिया, लेकिन वो इसको समझा ही नहीं पा रहे कि क्या उनके पास बेस है। भाई ऐसे जाके तो मैं भी कुछ भी बोल दूंगा, है ना, लेकिन ऐसे ही थोड़ा ना पब्लिश होता है, ऐसे पेटेंट थोड़ा ना होता है। उनके पास कुछ भी नहीं था, तो भैया वो आ गए। अब उनके स्टूडेंट थे जूल, मेयर के स्टूडेंट थे जूल, इन्होंने यही लो दिया और इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, तो फिर से ये रिजल्ट निकाला और वो पेटेंट कराने गए, तो उनके पास एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था। जूल्स ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे थे और उन सब एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये लो दिया गया। तो ये लो मेयर साहब का कोई नहीं जानता, अब ये लो को जानते हैं कि इट इज अ जूल्स लो। तो फर्स्ट लॉ इज गिवन बाय जूल, ठीक है ना। हालांकि पहले इन्होंने मेयर साहब ने दे दिया था, उन्होंने एक आधे एक्सपेरिमेंट करे भी होंगे, लेकिन वो कंक्लूड नहीं कर पाए अच्छे से। ठीक है, तो जूल ने, उनके स्टूडेंट थे जूल, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे और अपने रिजल्ट को बताया वहां पे, तो मान के उस चीज को, तो उन्होंने जूल के नाम से इसको पेटेंट कर दिया। तो फर्स्ट लॉ इज गिवन बाय जूल, मींस सबसे पहले किसने देखा कि नेट हीट इंटरेक्शन, नेटवर्क इंटरेक्शन आर इक्वल, जूल ने। अब मेयर को भूल जाओ, क्योंकि मेयर अपने काम के ही नहीं रहे, उन्होंने पता नहीं क्या देखा क्या नहीं देखा, लेकिन वो अपने स्टूडेंट अपने जो रिजल्ट है उसको कंक्लूड कर ही नहीं पाए। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ जूल साहब ने दिया, इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये लॉ दिया गया। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ एक साइकिल के लिए क्या बोलता है कि नेट हीट इंटरेक्शन एंड नेट वर्क इंटरेक्शन आर इक्वल। क्लियर?
किसी भी साइकिल में जितना भी नेट हीट इंटरेक्शन होगा या टोटल हीट इंटरेक्शन होगा, कोई भी साइकिल 4-5 कितने भी प्रोसेस से मिलकर बना सकता है, तो सारे प्रोसेस में नेट हीट निकाल लो और उन सारे प्रोसेस में नेटवर्क निकाल लो, वो इक्वल होंगे। ठीक है डियर। अब ये जो इक्वेशन है ये कहां वैलिड है? इस इक्वेशन की अगर बात करें कि नेट हीट इंटरेक्शन एंड नेटवर्क इंटरेक्शन आर इक्वल, तो ये इक्वेशन वैलिड कहां है? कहां वैलिड है ये इक्वेशन, कोई बताएगा? डियर, इस इक्वेशन का कोई भी अजम्पशन नहीं है, सिर्फ एक ही अजम्पशन है साइकिल की, एक क्लोज सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक क्लोज सिस्टम होना चाहिए। उसके अलावा ये इक्वेशन कहीं भी वैलिड है। मींस साइकिल आपका चाहे रिवर्सिबल साइकिल हो चाहे इरिवर्सिबल साइकिल हो, आपका वर्किंग फ्लूइड चाहे कुछ भी हो, मतलब एयर, आइडियल गैस, रियल गैस, सॉलिड, लिक्विड, क्योंकि सिर्फ एक अजम्पशन है क्लोज सिस्टम, उसके अलावा कोई भी अजम्पशन नहीं है। मींस दिस इक्वेशन इज वैलिड एवरीवेयर, हर जगह वैलिड है, सिर्फ क्लोज सिस्टम होना चाहिए, मतलब एक साइकिल होना चाहिए। अगर एक साइकिल है तो आप उसमें कहीं पे भी इसको लगा सकते हो, चाहे वो रिवर्सिबल साइकिल हो चाहे इरिवर्सिबल साइकिल हो, उस साइकिल में कोई भी वर्किंग फ्लूइड हो, चाहे एयर हो, स्टीम हो, आइडियल गैस हो, रियल गैस हो, कुछ भी हो। इज इट क्लियर? तो इसके लिए सिर्फ एक ही अजम्पशन है, दैट इज क्लोज सिस्टम। बोलो, ये फर्स्ट लॉ है, समझ में आया? और ये क्या बताता है? सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन को ही बता रहे हैं, क्योंकि अपन ये जानते हैं कि थर्मोडाइनमिक्स में देयर आर ओनली 2 टाइप ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन, दैट इज हीट एंड वर्क। In thermodynamics there are only 2 type of energy interaction, that is heat energy interaction and work energy interaction। ठीक है, तो ये उसी को बता रहे हैं, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी इंटरेक्शन सिर्फ 2 तरीके से ही होता है, हीट और वर्क। तो ये एनर्जी इंटरेक्शन की, तो ये किसकी बात कर रहा है? टोटल एनर्जी। तो थर्मोडायनेमिक्स में टोटल एनर्जी हीट और वर्क के फॉर्म में ही देखते हैं। ठीक है, तो टोटल एनर्जी इक्वल होगी। ठीक है, टोटल एनर्जी क्या होगी? जितना हीट इंटरेक्शन है टोटल, उतना टोटल वर्क इंटरेक्शन होगा। तो ये सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन को बता रहा है और कुछ नहीं बता रहा। इज इट क्लियर? Is it clear? Till now it is clear? Yes, चलिए अब आगे बढ़ते हैं डियर। अब इस लॉ को आगे सोल्व करते हैं, इस लॉ से बहुत सारे रिजल्ट अपन प्रूव करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नंबर 1, heat transfer is a path function. Heat transfer is a path function. देखिए डियर, अभी तक अपने पास कितने पाथ फंक्शन है? सिर्फ एक, दैट इज वर्क। वर्क को अपन ने प्रूव कर लिया कि वर्क ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन, सेकंड चैप्टर में अपन ने इसको प्रूव कर लिया था। तो अभी तक सिर्फ अपने पास एक ही पाथ फंक्शन है, दैट इज वर्क। प्रॉपर्टी का अपना एक पूरा ग्रुप है, प्रॉपर्टी का अपना पूरा एक ग्रुप है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास, ठीक है, एंथैल्पी, बहुत सारी प्रॉपर्टी है। लेकिन पाथ फंक्शन सिर्फ एक ही है। अभी तक जो भी अपन ने पढ़ा है उसमें अभी तक सिर्फ अपन ने एक ही पाथ फंक्शन पढ़ा है, क्या? हीट, सॉरी वर्क। अब एक और पाथ फंक्शन होता है हीट। तो ये हीट एक पाथ फंक्शन है, इसको अपन यहीं से प्रूव करेंगे, क्योंकि अभी तक अपने को नहीं पता कि हीट क्या है। हीट क्या है? जो सेकंड चैप्टर में अपन ने बात करी तो हीट के बारे में बहुत ही बेसिक बात करी थी, Q इक्वल टू MC डेल T बस। फिर अपन ने स्पेसिफिक हीट के बारे में डिस्कशन करा था, तो हीट के बारे में कुछ ज्यादा बातें ही नहीं करी थी, क्योंकि हीट के बारे में अभी तक अपने को कुछ पता ही नहीं है। तो फर्स्ट लॉ ने ये प्रूव करा कि ये पाथ फंक्शन है। कैसे प्रूव हुआ? चलिए इसको देखते हैं। ये स्टेट नंबर 1 है एंड दिस इज स्टेट नंबर 2। ये एक साइकिल हो गया डियर, A एंड B। ये एक साइकिल हो गया। क्या हो गया? ये एक साइकिल हो गया। और इस साइकिल में कितने प्रोसेस है? 2। ठीक है, कितने प्रोसेस है? 1A2 2B1। दिस साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोसेस। ठीक है, और अपन ने ये बात करी थी फॉर अ थर्मोडायनेमिक साइकिल मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस रिक्वायर्ड आर 2। ठीक है, तो यहाँ पे कितने प्रोसेस है? 2 प्रोसेस है। अब मैं इसमें फर्स्ट लॉ लगाना चाहता हूँ, तो अपना साइकिल कौन सा हो गया? 1A2B1। साइकिल का मतलब फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज सेम। अब इसमें फर्स्ट लॉ लगाते हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? नेट हीट इंटरेक्शन, तो Q1A2 प्लस Q2B1, ये नेट हीट इंटरेक्शन हो गया, इक्वल टू नेट वर्क इंटरेक्शन W1A2 प्लस W2B1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। ये फर्स्ट लॉ से इक्वेशन आई। ठीक है, नेट हीट 2 प्रोसेस थे, अपन ने दोनों में हीट देख लिया, दोनों में वर्क देख लिया, और फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग नेट हीट और नेट वर्क आर इक्वल फॉर अ साइकिल। अब एक काम करते हैं डियर, एक और साइकिल बना लेते हैं, दिस इज C। अब आप इस B को भूल जाओ, कुछ टाइम के लिए आप इस B को भूल जाओ। तो अब अपना साइकिल क्या हो गया? अब अपना साइकिल हो गया 1A2C1। ये अपना नया साइकिल हो गया।
1A2C1। ठीक है, अब इसके लिए फर्स्ट लॉ की इक्वेशन लगाओ। तो फर्स्ट लॉ की इक्वेशन क्या बनेगी, Q1A2 प्लस Q2C1 इक्वल टू Q1A2 प्लस Q2C1 इक्वल टू W1A2 प्लस W2C1। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब वापस बना देते हैं वो प्रोसेस को। ठीक है, तो यहां पे ये दो इक्वेशन अपनी बन गई, दो इक्वेशन अपनी बन गई। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं। 1 माइनस 2 करता हूं मैं, 1 माइनस 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो 1 में से 2 माइनस करोगे तो 1A2 टर्म कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा, Q2B1 माइनस Q2C1 इज इक्वल टू W वाली फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट, W2B1 माइनस W2C1। ये इक्वेशन बनेगी। और इसको भी एक नया नंबर दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि इसको भी आगे अपन डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है डियर, अब इस इक्वेशन 3 को जरा गौर से देखो, इस इक्वेशन 3 पे फोकस करो। देखो डियर, ये टर्म को देखो, राइट साइड वाली टर्म को देखो। राइट साइड वाली टर्म बोलती है W2B1 माइनस W2C1। अच्छा एक बात बताओ डियर, 2B1 ये प्रोसेस है और 2C1 ये प्रोसेस है, 2B1 ये है और 2C1 ये है। अपन ये प्रूव कर चुके हैं कि वर्क ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन। बी और सी प्रोसेस में एंड पॉइंट तो सेम है, बी और सी प्रोसेस में एंड पॉइंट तो सेम है 2 1 2 1, लेकिन पाथ अलग अलग है। एक में पाथ बी है और एक में पाथ सी है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि W2B1 इज नॉट इक्वल टू W2C1? मैं ये बोल सकता हूं क्या कि 2B1 प्रोसेस में जो वर्क होगा दैट विल नॉट इक्वल टू 2C1? यस और नो? यस, अपन ये बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि अपन ने ऑलरेडी प्रूव कर लिया कि वर्क ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन। एंड पॉइंट चाहे सेम हो, लेकिन अगर पाथ अलग अलग है तो वर्क भी अलग अलग ही आएगा। इज इट क्लियर? तो अपन ये बोल सकते हैं कि 2B1 प्रोसेस का वर्क और 2C1 प्रोसेस का वर्क इक्वल नहीं होगा, मतलब नॉट इक्वल। ठीक है, तो यहां से मैं ये भी बोल सकता हूं कि अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि W2B1 माइनस W2C1 इज नॉट इक्वल टू 0 बोल सकता हूं मैं, क्योंकि अगर दोनों इक्वल नहीं है तो दोनों का माइनस करोगे तो 0 के बराबर नहीं आएगा। ये तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, कुछ भी आएगा, लेकिन 0 नहीं आएगा। इज इट क्लियर? ये 0 नहीं आएगा, या तो दोनों का माइनस प्लस में आएगा कुछ, या दोनों का माइनस माइनस में कुछ आएगा, लेकिन 0 नहीं आएगा। तो डियर, इससे अपन ये बोल सकते हैं कि ये वाली टर्म क्या है, ये वाली टर्म नॉट इक्वल टू 0 है, ये वाली टर्म नॉट इक्वल टू 0 है, और राइट साइड वाली टर्म नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये वाली टर्म भी नॉट इक्वल टू 0 होगी। मींस अपन ये बोल सकते हैं, अपन ये बोल सकते हैं Q2B1 माइनस Q2C1 इज नॉट इक्वल टू 0। यस और नो? यस और नो बोलिए, यस और नो? अपन ये बोल सकते हैं कि 2B1 माइनस 2C1 इज नॉट इक्वल टू 0, और नॉट इक्वल टू 0 का मतलब 2B1 में ही ट्रांसफर जो होगा दैट विल नॉट इक्वल टू 2C1। इज इट क्लियर? तो आपको यहां से क्या कंक्लूजन निकला? 2B1 और 2C1 को देखिए, 2B1 और 2C1 को देखिए, एंड पॉइंट सेम है। 2B1 और 2C1 में एंड पॉइंट सेम है, पाथ अलग अलग हैं, और पाथ अलग अलग हैं तो ये वैल्यू भी अलग अलग आ रही है। एंड पॉइंट सेम है 2 1 2 1, लेकिन यहां पे ये बी पाथ है और ये सी पाथ है, और ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि हीट ट्रांसफर भी पाथ पे डिपेंड करता है। इज इट क्लियर? तो यहां से ये प्रूव हो गया दैट हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन। हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन। इज इट क्लियर? एंड हीट ट्रांसफर अगर पाथ फंक्शन है तो इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी, क्योंकि यहां पे एंड पॉइंट सेम है, एंड पॉइंट सेम है और उसकी वैल्यू अलग अलग है। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि अगर ये प्रॉपर्टी होता तो एंड पॉइंट अगर सेम है तो वैल्यू भी सेम आती। तो इसका मतलब हीट ट्रांसफर इज नॉट अ प्रॉपर्टी। हीट ट्रांसफर इज नॉट अ प्रॉपर्टी, इट इज अ पाथ फंक्शन। और डियर, अगर ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये पाथ फंक्शन है, तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है या इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल? इट इज एन इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। Inexact differential means heat transfer is an inexact differential. Is it clear? ये पॉइंट समझ में आए? तो डियर, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ अपन ने ये प्रूव कर लिया कि हीट ट्रांसफर एक पाथ फंक्शन है, मींस इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी।
मीन्स इट इज एन इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। क्लियर? क्लियर? अब डियर देखो, अपन ने वर्क के बारे में भी ये पॉइंट देखे थे, तो वर्क और हीट को फिर से देखते हैं एक साथ कि क्या क्या पॉइंट यहां पे कॉमन है। देखिए, वर्क ट्रांसफर का फर्स्ट पॉइंट यही था कि वर्क ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन। इट इज अ पाथ फंक्शन। हीट का भी क्या आ रहा है? इट इज अ पाथ फंक्शन। इट इज अ पाथ फंक्शन। इट इज अ पाथ फंक्शन। सेकंड पॉइंट यहां पे अपन ने देखा था, नॉट अ प्रॉपर्टी। नॉट अ प्रॉपर्टी। इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी। यहां पे भी सेम पॉइंट आ रहा है, नॉट अ प्रॉपर्टी। नॉट अ प्रॉपर्टी। ये भी इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल था, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ठीक है, और ये भी कैसा आ रहा है? इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। इज इट क्लियर? वर्क में एक पॉइंट आया था, इट इज अ बाउंड्री फिनोमिना। आया था कि नहीं आया था? याद है, मैंने लिफ्ट का एग्जांपल दिया था। इट इज अ बाउंड्री फिनोमिना। यस और नो? क्या हीट भी बाउंड्री फिनोमिना होता है? यस, हीट इज ऑल्सो अ बाउंड्री फिनोमिना। कैसे? आप कैसे मानेंगे? देखिए डियर, ये मान लीजिए कोई सिस्टम है, ये कोई सिस्टम है, और ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर अपन वर्क ट्रांसफर करते हैं तो वर्क ट्रांसफर इज अ बाउंड्री फिनोमिना। मींस when the weight is raised external to the system, then it is said to be that work is done by the system. अगर सिस्टम के एक्सटर्नली वेट रेज होगा तभी अपन बोल सकते हैं कि सिस्टम वर्क कर रहा है, या सिस्टम के एक्सटर्नली वेट लोअर होगा तो अपन ये बोल सकते हैं कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अब अपन बात कर रहे हैं हीट की। अब अपन किसकी बात कर रहे हैं? हीट की बात कर रहे हैं। तो डियर, हीट में ध्यान से देखना, ये सिस्टम है तो ये क्या हो गया? बाउंड्री। ये क्या हो गया? बाउंड्री। अब कभी भी हीट ट्रांसफर होगा तो एक्सटर्नली तो होगा। अब मान लीजिए यहां से सराउंडिंग से, मींस सराउंडिंग से सिस्टम में हीट ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अगर मैं ये हीट ट्रांसफर कर रहा हूं तो एक प्रोसेस हो गया। मान लीजिए सिस्टम अभी स्टेट 1 पे था, हीट ट्रांसफर हो गया, ये एक प्रोसेस हो गया 1 to 2। अब सिस्टम स्टेट 2 पे आ गया, क्योंकि चेंज इन प्रॉपर्टी अपन ने देखा था, प्रोसेस इज चेंज इन प्रॉपर्टी, प्रोसेस इज चेंज इन स्टेट, एंड स्टेट इज डिफाइंड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। तो अगर कोई भी सिस्टम हीट एनर्जी इंटरेक्शन कर रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी, मतलब ये एक प्रोसेस हो गया 1 to 2। तो सिस्टम यहां से हीट ले रहा है तो एक प्रोसेस हो गया। अब मान लीजिए मैंने इसको 30 जूल हीट दी, अब ये सिस्टम, अब ये एक प्रोसेस हो गया। अब मैं स्टेट नंबर 2 पे बात कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं स्टेट नंबर 2 पे बात कर रहा हूं। तो स्टेट 2 पे क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सिस्टम में 30 जूल एनर्जी है, 30 जूल हीट है? नहीं ना। कभी आपने सुना है कि स्टेट 1 पे सिस्टम में इतना वर्क है, सिस्टम का इतना हीट है? नहीं। कभी आपने सुना है कि सिस्टम यहाँ पे स्टेट 1 पे है, ठीक है, इसका टेम्परेचर इतना है T1, इसका प्रेशर इतना है, इसमें हीट इतना है, इसमें वर्क इतना है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हीट एंड वर्क ये दोनों क्या है? पाथ फंक्शन है। ये हीट और वर्क कभी भी सिस्टम की प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकते ना। अरे सिस्टम की प्रॉपर्टी कभी हो ही नहीं सकते, और अगर ये सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं हो सकते मतलब ये ड्यूरिंग द प्रोसेस ही होते हैं। मींस अगर आप सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हो तो एक प्रोसेस हो रहा है। अब जैसे ही आपने हीट सप्लाई करना बंद कर दिया तो ये जो आपने हीट सप्लाई करी थी ये अब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो इसको यू से लिखेंगे ना कि क्यू से। इसको किससे लिखेंगे? यू से लिखेंगे ना कि क्यू से। बात समझ में आ रही है? ये सिस्टम की अब इंटरनल एनर्जी हो गई। अब अगर सिस्टम स्टेट नंबर 2 पे आ गया, रेस्ट में आ गया, तो अपन ये नहीं बोलेंगे कि सिस्टम में इतना हीट है। नहीं, हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रोसेस होता है, वर्क ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रोसेस होता है। एक बार प्रोसेस खत्म, हीट और वर्क का नाम खत्म, क्योंकि हीट और वर्क अब उसकी इंटरनल एनर्जी हो जाती है। कभी भी स्टेट 1 पे या स्टेट 2 पे, किसी भी एक स्टेट पे अपन ये नहीं बोलते कि सिस्टम में इतना हीट है, सिस्टम में इतना वर्क है, क्योंकि हीट और वर्क सिस्टम की प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो अपन कैसे बोल सकते हैं? और स्टेट को कौन डिफाइन करता है? स्टेट इज डिफाइंड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, एंड हीट एंड वर्क आर नॉट द प्रॉपर्टी। मींस स्टेट पे तो प्रॉपर्टी, स्टेट पे तो आएंगे नहीं। अगर ये स्टेट पे नहीं आएंगे तो किस में आएंगे? ड्यूरिंग द प्रोसेस। और जब एक प्रोसेस होगा तो ये कैसे होंगे? एक्सटर्नल। सिस्टम एक्सटर्नली इंटरेक्ट करेगा सराउंडिंग से तभी तो होगा। ठीक है, तो हीट भी एक बाउंड्री फिनोमिना है, क्योंकि जब तक सिस्टम का बाउंड्री क्रॉस नहीं होगा तब तक हीट ट्रांसफर नहीं होगा। क्योंकि सिस्टम का बाउंड्री, एक बार यहां से अपन ने हीट सप्लाई करी 30 जूल, बाउंड्री क्रॉस हो रहा है, बाउंड्री क्रॉस हो रहा है, अब ये बाउंड्री क्रॉस होना बंद हो गया, अब ये प्रोसेस खत्म हो गया, तो अब ये हीट नहीं है, अब ये सिस्टम की इंटरनल एनर्जी हो गई। ठीक है डियर, तो यहां पे ये पॉइंट भी कॉमन हो गया। फोर्थ पॉइंट, दैट इज हीट ट्रांसफर इज आल्सो एन बाउंड्री
फिनोमिना। इज इट क्लियर? बताइए बताइए। इट इज एन बाउंड्री फिनोमिना। क्लियर हुआ क्या सर? बताइए, यहां तक क्लियर हुआ? यस। अब डियर एक और पॉइंट आता है, एक और पॉइंट है, समझिएगा। देखिए डियर, एनर्जी दो तरीके की होती है। एक तो होता है स्टोर्ड फॉर्म और एक होता है ट्रांजिट। स्टोर्ड फॉर्म का मतलब ऐसी एनर्जी जिनको अपन स्टोर कर सकते हैं, और ट्रांजिट का मतलब ऐसी एनर्जी जो ड्यूरिंग द प्रोसेस अपीयर हो सकती है, ड्यूरिंग द प्रोसेस अपीयर होती है, उनको स्टोर नहीं करा जा सकता। एनर्जी इन स्टोर्ड फॉर्म का मतलब ऐसी एनर्जी जिनको स्टोर करा जा सकता है, और एनर्जी इन ट्रांजिट का मतलब होता है ऐसी एनर्जी जो ड्यूरिंग द प्रोसेस अपीयर होती है। ट्रांजिट, एनर्जी इन ट्रांजिट का मतलब एनर्जी अपीयर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस, मींस इनको स्टोर नहीं कर सकते। जब कोई एक प्रोसेस होगा तभी एनर्जी अपीयर होती है। तो हीट और वर्क कैसी एनर्जी है? एनर्जी इन ट्रांजिट, क्योंकि हीट और वर्क को कभी भी स्टोर नहीं करा जा सकता। केमिकल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना, तो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म में एनर्जी है, लेकिन हीट और वर्क कैसी एनर्जी है? एनर्जी इन ट्रांजिट, क्योंकि हीट और वर्क ड्यूरिंग द प्रोसेस ही अपीयर होती है। एक बार प्रोसेस खत्म, हीट और वर्क का नाम खत्म, क्योंकि एक बार प्रोसेस खत्म हुआ तो अब हीट और वर्क होगा ही नहीं, अब वो उसकी इंटरनल एनर्जी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो हीट एंड वर्क बोथ आर एनर्जी इन ट्रांजिट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो फिफ्थ नंबर पॉइंट अपने पास एक और मिल गया, वर्क एनर्जी इन ट्रांजिट। एनर्जी इन ट्रांजिट, एनर्जी इन ट्रांजिट का मतलब समझ में आ गया? द एनर्जी विच अपीयर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस, वंस द प्रोसेस कंप्लीट्स, ये एनर्जी डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, ये एनर्जी का नाम ही नहीं आता एक बार प्रोसेस खत्म हो गया, क्योंकि अगर एक बार प्रोसेस खत्म हो गया तो हीट और वर्क को याद नहीं करते अपन, ड्यूरिंग द प्रोसेस ही ये होता है। एक बार प्रोसेस खत्म तो उसकी इंटरनल एनर्जी हो जाती है, ना कि हीट और वर्क। ठीक है, तो हीट भी क्या है? एनर्जी इन ट्रांजिट, एनर्जी इन ट्रांजिट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो ये पांचों पॉइंट आपको समझ में आने चाहिए। ये वर्क के रेस्पेक्ट में है और ये हीट के रेस्पेक्ट में। वर्क और हीट दोनों का सेम नेचर है, मतलब दोनों की कुंडली एकदम सेम है। लाइक प्रॉपर्टी जो थी, प्रॉपर्टी का एक बहुत बड़ा ग्रुप है ना, ऐसे ही अब पाथ फंक्शन का भी दो वैल्यू, पाथ फंक्शन भी दो आगे, दो पाथ फंक्शन दो आगे। अब डियर आपने सुना होगा कि सिर्फ दो ही पाथ फंक्शन होते हैं, नहीं, एक और पाथ फंक्शन होता है। थर्मोडाइनमिक्स में आपने सिर्फ यही सुना होगा कि दो ही पाथ फंक्शन होते हैं, हीट और वर्क। एक और पाथ फंक्शन होता है, इनका एक और दोस्त होता है, दैट इज द एंट्रोपी जनरेशन। तो एंट्रोपी वाले चैप्टर में पढ़ूंगा मैं। बात समझ में आ रही है? तो हीट और वर्क के ये सारे पॉइंट आपको ध्यान देने चाहिए, दोनों का सेम नेचर है, सारे के सारे पॉइंट सेम है। पाथ फंक्शन नॉट अ प्रॉपर्टी, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, बाउंड्री फिनोमेना, एनर्जी इन ट्रांजिट। इज इट क्लियर? बोलिए। समझ में आ गया? चलिए, अब डियर, तो अपन ने फर्स्ट लॉ को यूज करते हुए, फर्स्ट लॉ को यूज करते हुए अपन ने यहां पे ये प्रूव कर लिया, हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन। अब सेकंड कॉन्सिक्वेंस देखते हैं फर्स्ट लॉ का। द सेकंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ फर्स्ट लॉ, दैट इज एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी, एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी। एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो डियर, अपन ने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बताया था। अब उसको प्रूव करने का टाइम आ गया, क्योंकि एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी ये सब तो आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे इंटरनल एनर्जी के बारे में अपन स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अपन इसको प्रूव करेंगे कि एनर्जी एक प्रॉपर्टी होती है, और इसको प्रूव करेंगे तब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी अपने साथ सामने निकल के आएगा। तो मैं फर्स्ट लॉ को यूज कर रहा हूं, ठीक है, और यहां तक ये सेम सोल्व करा, और ये वाली इक्वेशन डायरेक्ट यूज कर रहा हूं। तो मैं थर्ड वाली इक्वेशन डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, ठीक है, by using equation 3, by using equation 3। एक मिनट रुकिए डियर।
बाय यूजिंग इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 अपनी क्या है, Q2B1 माइनस Q2C1 इक्वल टू W2B1 माइनस W2C1। इसको डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, Q2B1 माइनस Q2C1 इक्वल टू W2B1 माइनस W2C1। दिस इज इक्वेशन 3। ठीक है डियर, अब एक काम करते हैं, देखिए अपन अब B वाली टर्म को एक साइड में ले आते हैं, C वाली टर्म को एक साइड में ले जाते हैं। तो 2B1 माइनस W2B1 इक्वल टू Q2C1 माइनस W2C1, ये अपनी इक्वेशन हो गई। अब डियर देखो, अपन ये प्रूव कर चुके हैं कि हीट और वर्क दोनों ही पाथ फंक्शन है, दोनों ही इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। तो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, तो अभी तक देखो मैंने जब आपको ये एक्सपेरिमेंट ये यहां तक सोल्व करवाया, तब मेरे को पता नहीं था कि हीट क्या है, पाथ फंक्शन है या प्रॉपर्टी है। अगर पाथ फंक्शन होगा तो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल और प्रॉपर्टी होगा तो एग्जैक्ट। तो मेरे को कुछ नहीं पता था, तो मैंने कुछ भी नहीं लगाया, ना तो डी लगाया ये, ना तो ऐसे लिखा मैंने और ना ही ऐसे लिखा, क्योंकि मेरे को कुछ पता ही नहीं था। अब अपने को ये तो प्रूव हो गया कि ये तो नहीं है, मतलब ये यही होगा, तो इसको इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अपन ये प्रूव कर चुके हैं। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं डेल Q2B1 माइनस डेल W, क्योंकि अब अपन ये प्रूव कर चुके हैं, तो हमेशा हीट और वर्क को अब पार्शियल डिफरेंशियल से शो करेंगे, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल से ही शो करेंगे। ठीक है, डेल Q2C1 माइनस डेल W2C1। तो यहां से देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डेल Q माइनस डेल W, ये भी 2B1 ये भी 2B1, तो 2B1 को कॉमन ले लो, डेल Q माइनस डेल W फॉर 2C1। इस रिजल्ट को गौर से देखो, क्या बोल रहा है ये रिजल्ट, डेल Q इज अ पाथ फंक्शन, अपन जानते हैं, डेल W इज अ पाथ फंक्शन, मींस हीट इज अ पाथ फंक्शन, वर्क इज अ पाथ फंक्शन, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस, हीट और वर्क का डिफरेंस, क्या ये भी एक पाथ फंक्शन है? नहीं, ये क्या आ रहा है, एक प्रॉपर्टी आ रहा है, क्योंकि देखो डियर एंड पॉइंट सेम है, एंड पॉइंट सेम है, पाथ अलग अलग है, क्या है, पाथ अलग अलग है, एंड पॉइंट सेम है, पाथ अलग अलग है, लेकिन फिर भी वैल्यू सेम आ रही है। दो डिफरेंट डिफरेंट पाथ हैं, बी और सी, दो डिफरेंट डिफरेंट पाथ हैं, फिर भी Q माइनस W, हीट माइनस वर्क का वैल्यू सेम आ रहा है। दो अलग अलग पाथ के लिए भी हीट माइनस वर्क का डिफरेंस सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या निकला, हीट ट्रांसफर इंडिविजुअली इज अ पाथ फंक्शन, वर्क ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन, बट द डिफरेंस बिटवीन हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर इज अ property, because for different path the value of Q minus W is same। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक प्रॉपर्टी है, और अगर ये प्रॉपर्टी है तो इस प्रॉपर्टी अगर ये है तो इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल से शो करेंगे, किससे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल से। और डियर इसी प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं एनर्जी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय DE। इज इट क्लियर? तो ये DE क्या बता रहे हैं यहाँ पे, E2 माइनस E1, क्योंकि अपन 2 से 1 की बात कर रहे हैं। अच्छा फाइनल 1 है ना, तो 1 माइनस 2, 1 माइनस, बात समझ में आ रही है? तो डेल Q मींस हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन, वर्क ट्रांसफर इज आल्सो अ पाथ फंक्शन, but the difference between heat and work is a property, and that property is known as energy। और एनर्जी एक प्रॉपर्टी है, तो इसको हमेशा एग्जैक्ट डिफरेंशियल से शो करेंगे। तो डियर अपने को यहां से ये प्रूव हो गया कि एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर? एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी, समझ में आया? बोलो, एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज अ प्रॉपर्टी, बोलो क्लियर हुआ? अब इस एनर्जी के बारे में थोड़ा सा और देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखो यहां से एक रिजल्ट और देख सकते हैं अपन, डेल Q माइनस डेल W, डेल Q माइनस डेल W इक्वल टू D। तो मैं यहां से ऐसे लिख सकता हूं, डेल Q माइनस डेल W इक्वल टू D, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? चाहे आप ये वाला उठा लो या ये वाला, कोई भी एक उठा लिया मैंने, डेल Q माइनस डेल W, या ये उठा लिया डेल Q माइनस डेल W इक्वल टू D। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, डेल Q इक्वल टू DE प्लस डेल W। ओ माय गॉड, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड है? देखो सबसे पहली बात तो क्लोज सिस्टम की बात करें तो ये क्लोज सिस्टम के लिए वैलिड है। अपन अभी तक अपने पास फर्स्ट लॉ एक साइकिल के लिए था, और अपन साइकिल के लिए लगा रहे थे। ये इक्वेशन कहां से आई, याद है? साइकिल के लिए अपन ने दो डिफरेंट साइकिल को लेके सोल्व करा था। लेकिन अब
मैंने ये इक्वेशन उठाई तो या तो मैंने ये उठाया या मैंने ये उठाया, और ये क्या है 2b1 एक प्रोसेस है, 2c1 एक प्रोसेस है, ना कि एक साइकिल। देखो देखो यहाँ पे 2b1 एक प्रोसेस है, 2c1 भी एक प्रोसेस है, मतलब अपने पास अब फर्स्ट लॉ की इक्वेशन एक प्रोसेस के लिए आ चुकी है। 2b1 या तो मैंने ये इक्वेशन उठाई है या ये इक्वेशन उठाई है, दिस इज अ प्रोसेस, दिस इज आल्सो अ प्रोसेस, मींस दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर अ प्रोसेस। मींस अपने पास जो फर्स्ट लॉ एक साइकिल के लिए था अब वो एक प्रोसेस के लिए भी आ गया। तो फर्स्ट लॉ पहले साइकिल के लिए डेवलप हुआ, फिर जैसे जैसे उसको सोल्व करना स्टार्ट करा तो एक प्रोसेस के लिए भी आ गया। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन दैट इज वैलिड फॉर अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस के लिए वैलिड है, मींस दिस इज द फर्स्ट लॉ फॉर अ प्रोसेस। क्या है ये? फर्स्ट लॉ फॉर अ प्रोसेस। फर्स्ट लॉ फॉर अ प्रोसेस क्या है ये? फर्स्ट लॉ फॉर अ प्रोसेस। और डियर एक प्रोसेस देखो, फर्स्ट लॉ बताता है एनर्जी कंजर्वेशन को, और ये भी एनर्जी कंजर्वेशन ही है भाई। अगर एक प्रोसेस की बात करेंगे, स्टेट 1 से स्टेट 2 जा रहे हो, तो एनर्जी क्या क्या हो सकती है? सिस्टम सराउंडिंग के साथ एनर्जी इंटरेक्शन हीट और वर्क के फॉर्म में करेगा, और उस सिस्टम की खुद की जो भी इंटरनल एनर्जी होगी, उस सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होगी बाकी फॉर्म में, वो एनर्जी यहाँ पे आ गई। तो ये भी एनर्जी ही है, यहाँ पे कहीं पे आपको कुछ और दिख रहा है, मास वगैरह कुछ नहीं है, ये भी एनर्जी कंजर्वेशन ही है। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ, और एनर्जी कंजर्वेशन भी आप इसको बोल दो फॉर अ प्रोसेस। अब ये बात करते हैं कि ये इक्वेशन कहाँ वैलिड है, बताओ इसके एजम्पशन कहाँ कहाँ है। पहली बात तो ये इक्वेशन क्लोज सिस्टम में वैलिड है, ओपन सिस्टम में दैट इज वैलिड ओनली फॉर अ क्लोज सिस्टम। क्यों? क्योंकि अपन ने इसको फर्स्ट लॉ से प्रूव करा, और फर्स्ट लॉ एक साइकिल के लिए वैलिड है। फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या था? फॉर अ क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग अ साइकिल नेट हीट एंड नेट वर्क आर इक्वल। तो अपन यहाँ पे कहीं पे भी कुछ भी एजम्पशन नहीं लिया है, अपन ने फर्स्ट लॉ से स्टार्ट करा, और फर्स्ट लॉ एक साइकिल के लिए वैलिड है, क्लोज सिस्टम के लिए वैलिड है। तो दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर अ क्लोज सिस्टम। तो पहला एजम्पशन तो ये कि ये क्लोज सिस्टम के लिए ही वैलिड है। और कोई एजम्पशन? ये किसके लिए वैलिड है? रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल प्रोसेस? प्रोसेस दो तरीके के होते हैं, या तो रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल। कहाँ वैलिड है? दोनों जगह वैलिड है, क्योंकि आपकी जो फर्स्ट लॉ की इक्वेशन थी नेट क्यू इक्वल टू नेट डब्ल्यू, दैट इज वैलिड everywhere whether the process is reversible or irreversible। तो अपन ने अभी तक कोई भी assumption नहीं लिया, तो ये भी हर जगह वैलिड है। नेक्स्ट थिंग, अपन ने यहाँ पे कोई भी वर्किंग सब्सटेंस के लिए assumption लिया नहीं, अपन ने फर्स्ट लॉ को यूज करा, उसी को सोल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ की जो इक्वेशन थी नेट क्यू इक्वल टू नेट डब्ल्यू, वो कहीं पे भी वैलिड थी, मतलब चाहे कोई भी वर्किंग सब्सटेंस हो, तो ये इक्वेशन भी हर जगह वैलिड है, चाहे कोई भी वर्किंग सब्सटेंस हो। इज इट क्लियर? तो अपने पास ये जो इक्वेशन आई, इसका सिर्फ एक assumption है, दैट इज क्लोज सिस्टम। तो आपको इक्वेशन पूछ लेगा, देखो गेट में ऐसे इक्वेशन आता है, आपको इक्वेशन देता है और उसका पूछता है कि कहाँ वैलिड है। वैलिड एवरीवेयर, ओनली फॉर क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग रिवर्सिबल प्रोसेस, क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग इररिवर्सिबल प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, और इस तरीके के क्वेश्चन में अपन फंस भी जाते हैं, क्योंकि अपन चीजों को रटते हैं तो फंस जाते हैं। तो आपको कोई भी चीज अगर थर्मोडाइनमिक्स में नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी इक्वेशन डिराइव करो, तो उसका अजम्पशन पता होना चाहिए, और वो अजम्पशन आप रट नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी सब्जेक्ट है, 12-13 सब्जेक्ट है ना धर्म अपने गेट में, तो कितना रटोगे? हर सब्जेक्ट में पता नहीं कितनी इक्वेशन है, कितने फॉर्मूले, तो वो फॉर्मूलों के सारे एजम्पशन आपको तभी पता रहेंगे जब आपने डेरिवेशन को सीरियसली अटेंड करा है। ठीक है, तो ये इक्वेशन कहाँ वैलिड है? इट इज वैलिड फॉर अ क्लोज सिस्टम। इसके अलावा चाहे कुछ भी हो, क्लोज सिस्टम होना चाहिए। अब चाहे रिवर्सिबल प्रोसेस हो, इररिवर्सिबल हो, वर्किंग सब्सटेंस आपका आइडियल गैस हो, रियल गैस हो, या और कुछ हो, ये हर जगह वैलिड है। समझ में आ गई बात? बोलो, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बोलो। तो अपने पास अब एक इक्वेशन आ गई एक प्रोसेस के लिए, डेल क्यू इक्वल टू डीई प्लस डेल डब्ल्यू। assumption is closed system। क्लियर है? तो अपने पास फर्स्ट लॉ आ गया एक प्रोसेस के लिए, और कौन सा प्रोसेस? क्लोज सिस्टम होना चाहिए। अब डियर अगर देखिए assumption अब ले लेता हूं मैं, अगर मैं डेल डब्ल्यू को पीडीवी लिख दूं, तो अपनी इक्वेशन क्या बन जाएगी? डेल क्यू इक्वल टू डीई प्लस डेल डब्ल्यू। डीई प्लस डेल डब्ल्यू की जगह क्या जाएगा? पीडीवी। चलो मेरे को पहले तो ये बताओ कि पीडीवी वर्क का क्या अजम्पशन है, कहां वैलिड है ये? क्लोज सिस्टम, रिवर्सिबल, याद है? अरे याद है, डेल डब्ल्यू इक्वल टू पीडीवी वर्क कहां वैलिड है? मोस्ट जनरलाइज्ड इक्वेशन फॉर द क्लोज सिस्टम वर्क, मैंने पूरा हेडिंग करके लिखाया था, और इसका अजम्पशन क्या था? क्लोज सिस्टम रिवर्सिबल प्रोसेस।
तो अगर मैंने अब डेल डब्ल्यू को पीडीवी लिख दिया तो ये इक्वेशन जो है अब ये कहां वैलिड है, इट इज वैलिड ओनली फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस। अब जो पहले रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों जगह था, अब ये इरिवर्सिबल के लिए वैलिड नहीं होगा। तो ये इक्वेशन कहां वैलिड हो गई, क्लोज्ड सिस्टम undergoing reversible process only. Is it clear? देखिए प्रोसेस की बात हो रही है, ठीक है। तो अपन ने जो फर्स्ट लॉ था वो प्रोसेस के लिए भी निकाल लिया और इक्वेशन भी देख ली। ये इक्वेशन आपका रिवर्सिबल प्लस इरिवर्सिबल दोनों जगह है, वर्किंग सब्सटेंस चाहे कुछ भी हो, ये इक्वेशन आपका सिर्फ रिवर्सिबल के लिए है। क्लोज सिस्टम तो होना ही चाहिए लेकिन रिवर्सिबल। अच्छा, डेल डब्ल्यू इक्वल टू पीडीवी में वर्किंग सब्सटेंस का कोई लिमिट था, वर्किंग सब्सटेंस का कोई एजम्पशन था? नहीं। मैंने देखो याद करो जब डेरिवेशन कराया था तो पिस्टन के अंदर गैस लिया था, तो वर्किंग सब्सटेंस आपका कुछ भी हो, तो ये दोनों में चाहे वर्किंग सब्सटेंस कुछ भी हो, एनी वर्किंग सब्सटेंस पे कोई भी एजम्पशन नहीं है। एनी वर्किंग सब्सटेंस मींस वेदर आइडियल गैस, रियल गैस, कुछ भी, ठीक है। लेकिन क्लोज सिस्टम रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, क्लोज सिस्टम ओनली रिवर्सिबल। बोलो क्लियर हुई बात क्लियर हुई? बोलो सर, इज इट क्लियर? क्लियर? अब आगे बात करते हैं, अब इस ई पे बात करते हैं थोड़ा सा। ई क्या है? एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। चलो इस पे डिस्कशन करते हैं। एनर्जी देखो डियर, ये अपने पास कोई एक सिस्टम है। क्या है ये? कोई एक सिस्टम है, और इस सिस्टम में मान लीजिए कोई भी वर्किंग सब्सटेंस है, एयर है या गैस है या सॉलिड है, कुछ भी है, ठीक है। तो कोई भी वर्किंग सब्सटेंस है, ये मॉलिक्यूल्स हो गए। वर्किंग सब्सटेंस कुछ भी है, मान लीजिए एनीथिंग, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कोई भी वर्किंग सब्सटेंस है, या उसके हो गए मॉलिक्यूल्स। अब मेरे को क्या करना है, इस सिस्टम का टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना है। भाई हीट और वर्क की बात नहीं कर रहा मैं, हीट और वर्क तो अपन ने देख लिया। अब अपन बात करें ई की। ई इज द एनर्जी। अब ये एनर्जी में क्या है, एनर्जी जो ई है ये क्या क्या है, इसको देखना है। तो ये कोई सिस्टम है, इसकी मेरे को टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है कि क्या क्या है। तो मैंने माना कि ये सिस्टम जो है ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये सिस्टम v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और जब भी मैं एनर्जी कैलकुलेट करूंगा तो कोई रेफरेंस लूंगा, तो ये मैंने ले लिया रेफरेंस, या इसको आप डेटम भी बोलते हो या डेड स्टेट भी बोलते हो। मैंने यहां से इसका हाइट मेजर करा तो ये हाइट आया z। डियर मैं थर्मोडायनेमिक्स में हाइट को z से लिखूंगा क्योंकि एंथैल्पी को h से लिखते हैं, ठीक है ना। एंथैल्पी को h से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हाइट को h से नहीं लिखेंगे, z से लिखेंगे। तो मैंने सिस्टम का यहाँ से डेटम से हाइट देखा, z है, ये मान लीजिए किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। तो मेरे को इस सिस्टम की टोटल एनर्जी लिखनी है E, इस सिस्टम की टोटल एनर्जी लिखनी है E। तो ये क्या क्या होगी डियर? ये सिस्टम अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी कुछ, इसका कुछ ना कुछ रेफरेंस से हाइट है तो इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी हो गई, प्लस और क्या होगा? देखो डियर, ये सिस्टम पूरा का पूरा v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, मान लीजिए मास m है तो हाफ mv²। इस सिस्टम का मास m है तो इसकी हाइट z है तो mg/z इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन डियर इस सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स के पास खुद के पास भी तो कुछ एनर्जी होगी। मॉलिक्यूल्स मान लीजिए वाइब्रेट कर रहे हैं तो वाइब्रेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशन एनर्जी, मॉलिक्यूल इधर उधर मूव कर रहे हैं तो ट्रांसलेशन। एक तो मॉलिक्यूल अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहा है तो वाइब्रेशनल एनर्जी, एक मॉलिक्यूल अपनी जगह से इधर उधर ट्रांसलेट कर रहा है तो ट्रांसलेशन एनर्जी। मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड है तो उन बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी कुछ एनर्जी चाहिए, बॉन्डिंग एनर्जी। तो मॉलिक्यूल्स के पास बहुत सारे फॉर्म में एनर्जी होती है। तो ऑल द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, जितने भी मॉलिक्यूल्स के पास जिस भी फॉर्म में एनर्जी है, ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय U। तो U क्या हो गया? U क्या है? ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी associated with molecules, associated with molecules। मॉलिक्यूल्स के बाद बहुत सारी फॉर्म में एनर्जी है, ठीक है, लाइक वाइब्रेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशन एनर्जी, बॉन्डिंग एनर्जी। तो मॉलिक्यूल के पास जितनी भी टोटल एनर्जी है उसको मैंने U से लिख लिया। जितनी भी फॉर्म में जिस भी फॉर्म में एनर्जी है उन सबको मैंने टोटल U के फॉर्म में लिख लिया, U लिख लिया। तो किसी भी सिस्टम के पास यही होता है, उसकी खुद की काइनेटिक एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी और उसके मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी। लाइक मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लीजिए एक बस है, उसके अंदर 40 पैसेंजर है या 20 पैसेंजर है और वो बस किसी हिल पे जा रहा है।
तो मान लीजिए बस यहाँ पे पहुंच गया, ये ग्राउंड है, तो बस अपना सिस्टम है, तो बस किसी स्पीड से जा रहा होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, ये ग्राउंड से इसकी हाइट होगी, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब इस बस के अंदर जो 20 पैसेंजर बैठे हैं, वो भाई कोई ईयरफोन लगा रखा होगा, ऐसे गुनगुना रहा होगा, है ना, गाना भी गा रहा होगा, हिल भी रहा होगा। कोई पैसेंजर को दिक्कत हो रही होगी तो वो इधर उधर आगे पीछे मूव भी कर रहा होगा, ठीक है, कोई सो रहा होगा, ठीक है। तो उन पैसेंजर जो है ये अपने मॉलिक्यूल्स हो गए, तो उन मॉलिक्यूल्स के पास खुद के पास भी तो कुछ एनर्जी हो गई ना, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी होगी, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसकी हाइट, लेकिन मॉलिक्यूल्स के पास भी बहुत सारी एनर्जी है, तो जितनी भी एनर्जी है मॉलिक्यूल्स के पास उसको मैंने यू से लिख लिया। तो किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी जो होती है वो ये होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल प्लस यू, दैट इज द यू। यू क्या है? टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल। अब देखो डियर, इसको अपने को क्या करना है, अपन ने ये प्रूव कर रखा है कि E जो है ये क्या है, अभी अपन ने प्रूव करा E इज अ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी है तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल करते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करिए, DE, तो DE क्या हो जाएगा? D ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस D ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस D ऑफ U। तो ये टोटल एनर्जी हो जाएगी किसी भी सिस्टम की, ठीक है, किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी ये हो जाएगी। अपन किस तरह के सिस्टम की बात कर रहे हैं? क्लोज सिस्टम की, क्योंकि फर्स्ट लॉ पे डिस्कशन कर रहे हैं और फर्स्ट लॉ इज वैलिड फॉर अ क्लोज सिस्टम। तो अपनी इक्वेशन क्या है? ये रही, डेल Q इक्वल टू डी प्लस डेल डब्ल्यू, दैट इज वैलिड फॉर क्लोज सिस्टम। तो यहाँ पे E का वैल्यू पुट कर दो, D का वैल्यू पुट कर दो, तो D का वैल्यू ये है, तो इसको पुट करते हैं। तो अपनी इक्वेशन क्या है? डेल Q इक्वल टू डी प्लस डेल डब्ल्यू, तो D का वैल्यू पुट करो, डेल Q इक्वल टू D का वैल्यू क्या हो गया? D ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस D ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस D ऑफ U du प्लस डेल डब्ल्यू। तो ये आपके पास फर्स्ट लॉ की बेसिक इक्वेशन है, दैट इज वैलिड फॉर क्लोज सिस्टम। एक ही असम्पशन है, क्लोज सिस्टम रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, चाहे कोई भी वर्किंग सब्सटेंस हो, हर जगह वैलिड है, ठीक है डियर। अब देखो डियर, यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को मैं मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी बोल दूं क्या? मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। और इस U को मैं माइक्रोस्कोपिक एनर्जी का फॉर्म बोल दूं क्या? माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। भाई ये टोटल एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस U। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को मैं बोल रहा हूं मैक्रोस्कोपिक फॉर्म और U को मैं बोल रहा हूं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखो डियर, काइनेटिक एनर्जी क्या है इस सिस्टम का, अब देखो मैक्रोस्कोपिक अपन क्या देखते हैं? एवरेज लेते हैं। मैक्रोस्कोपिक का मतलब जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत सारे होते हैं तो एवरेज लेते हैं। तो मैंने ये बोला कि सिस्टम इज मूविंग विद वेलोसिटी v, तो क्या सिस्टम का हर पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है? नहीं ना, अपन ने एवरेज निकाल लिया कि सिस्टम v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सिस्टम का हाइट z है, क्या हर पार्टिकल का हाइट z है? नहीं ना, अपन ने एवरेज ले लिया कि एवरेज हाइट z है। तो यहां पे अपन एवरेज लेके कैलकुलेट कर रहे हैं और एवरेज जब लेते हैं मतलब मैक्रोस्कोपिक। लेकिन जब U की बात करें तो इट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल की बात हो गई मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे अपन चले गए, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की एनर्जी पे बात कर रहे हैं, तो ये हो गया माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जो टोटल एनर्जी होती है सिस्टम की वो क्या होती है? माइक्रोस्कोपिक प्लस मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक में क्या है? U, और मैक्रो में काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? कोई भी डाउट हो मेरे को बता देना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो पार्ट यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरे थर्मोडायनेमिक्स में काम आना है, ठीक है। ये क्लियर हुआ? तो डियर अपनी इक्वेशन क्या बनी? दिस इज आवर इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर अ क्लोज सिस्टम वेदर द प्रोसेस इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ठीक है डियर, ये अपनी इक्वेशन है। अब देखिए जनरली अपन कुछ अजम्पशन लेके चलते हैं क्वेश्चन में। एक्चुअल में अपनी इक्वेशन यही है, लेकिन जनरली क्लोज सिस्टम में कुछ अजम्पशन लेके चल रहे हैं, क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं? क्लोज सिस्टम में। तो जनरली क्लोज सिस्टम में अपन कुछ अजम्पशन लेके चल रहे हैं। तो देखिए मान लीजिए कि ये आपका एक सिस्टम है, एक रिजिड कंटेनर, इसके अंदर गैस भरा हुआ है, दिस इज अ रिजिड कंटेनर। ठीक है, ये अपना क्लोज सिस्टम है। क्या है? क्लोज सिस्टम है। ये गैस है, मान लीजिए मैंने ये सिस्टम स्टेट नंबर 1 पे है अभी। अब मैंने मान लीजिए कुछ इसको हीट दी तो ये सिस्टम स्टेट नंबर 2 पे आ गया, मतलब एक प्रोसेस हो रहा है। और मैंने ये पूछा बताओ इस प्रोसेस में फर्स्ट लॉ की इक्वेशन बताओ क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? सर ये इक्वेशन है। लेकिन डियर अगर कुछ पॉइंट्स की बात करें, देखो मैं इसकी पोटेंशियल, ये सिस्टम हो गया,
तो ये स्टेशनरी सिस्टम है, सिस्टम कहीं मूव कर रहा है क्या? नहीं ना, इट इज अ स्टेशनरी सिस्टम। और अगर ये स्टेशनरी सिस्टम है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? डी क्या बताता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस। डी इज द डिफरेंस और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? जीरो, क्योंकि सिस्टम तो आपका मूव नहीं कर रहा। अब डियर अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी चेंज की बात करूं तो भाई सिस्टम, मैंने ये रेफरेंस मान लिया, ये मैंने क्या मान लिया? रेफरेंस मान लिया, ठीक है। तो इसका एवरेज हाइट मैंने देखा, मान लो जेड है। अब मैंने हीट सप्लाई करी तो उसके बाद भी एवरेज हाइट तो लगभग जेड ही है ना, एवरेज हाइट तो लगभग जेड ही है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गया? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो गया। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है। तो चेंज इन काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी अगर आप जीरो मान लेते हो तो अपनी इक्वेशन क्या बनी? डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। मोस्ट आप यही इक्वेशन देखते हो, मैक्सिमम बुक में यही इक्वेशन है। लेकिन इस इक्वेशन का अजम्पशन क्या है ये कोई बुक वाला नहीं लिखता, क्योंकि वो डायरेक्ट ये इक्वेशन लिखता है, ये इक्वेशन कभी बताता नहीं है, लेकिन ओरिजिनल इक्वेशन ये होता है। तो मैं आपको पूछ लूं, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन का अजम्पशन बताओ। तो क्या क्या अजम्पशन है? पहली बात तो ये सिर्फ क्लोज सिस्टम के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है? सिर्फ क्लोज सिस्टम के लिए वैलिड है। लेकिन क्लोज सिस्टम में भी कहां पे? जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो, जब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो, तभी ये वैलिड है, अदरवाइज दिस इक्वेशन इज नॉट वैलिड। बोलो बोलो, समझ में आई बात? इज इट क्लियर? ठीक है, तो व्हाट इज द असम्पशन ऑफ दिस इक्वेशन? क्लोज सिस्टम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अब डियर थर्मोडायनेमिक्स में जो क्वेश्चन आएंगे, क्लोज सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें अगर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है तो अब आप यही इक्वेशन लगाएंगे। नहीं दी हुई है और मान लीजिए उस क्वेश्चन में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी नहीं दी हुई है और ना ही कुछ उसके बारे में हिंट लिखा हुआ है, तो अपन क्या मान के चलेंगे? अपन ये अजम्पशन मान के चलेंगे कि चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर नेग्लिजिबल। If nothing is mentioned about kinetic and potential energy in the question, then we will assume that the change in kinetic and potential energies are negligible. This is ये एक assumption है जो आपको assume करके ही चलना है। अगर कुछ भी mention नहीं है kinetic और potential energy के बारे में तो हम हमेशा ये assume करके चलेंगे कि closed system में kinetic और potential energy changes जो होता है वो negligible है। Is it clear? अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, क्योंकि आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया जिसमें काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, लेकिन मैं आपको ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी भी गिवन है क्लोज सिस्टम में, ठीक है। तो अगर दिया हुआ है तो ओरिजिनल इक्वेशन तो अपना यही है, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ तो आप ये अज्यूम करके चल सकते हैं कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस नेग्लिजिबल है क्लोज सिस्टम के लिए। बात समझ में आई? बोलो क्लियर हुआ? बोलो सर, बोलो सर, फटाफट बताओ क्लियर हुआ? यस। अब मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, आपको उसके अजम्पशन बताने हैं। द इक्वेशन इज डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। चलो इस इक्वेशन का अजम्पशन बताओ। देखो सबसे पहली बात, क्लोज सिस्टम, डी यू आ गया, डी नहीं आया मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और डेल डब्ल्यू की जगह पीडीवी लिखा मतलब रिवर्सिबल सिस्टम ओनली। बात समझ में आ रही है? तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन देता है, थर्मोडायनेमिक्स में इक्वेशन लिख देता है और बोलता है कहां वैलिड है? ऑल क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग रिवर्सिबल, क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग रिवर्सिबल प्रोसेस वेयर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस आर नेग्लिजिबल। तो इस तरीके से आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। हर इक्वेशन आपको समझ में आनी चाहिए और समझ में आएगी तभी इनके अजम्पशन याद रहेंगे, रटने से याद नहीं होंगे क्योंकि बहुत सारी इक्वेशन है। इज इट क्लियर? तो ये आपका फर्स्ट लॉ का इक्वेशन आ गया फॉर अ प्रोसेस। ये अपन ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया फॉर अ प्रोसेस। बहुत सारी इक्वेशन मैंने बता दी। देखो मैंने क्या क्या इक्वेशन बताई। एक तो इक्वेशन मैंने बताई डेल क्यू, सबसे पहली इक्वेशन डी प्लस डेल डब्ल्यू। दूसरी इक्वेशन मैंने बताई डेल क्यू इक्वल टू डी काइनेटिक एनर्जी प्लस डी पोटेंशियल एनर्जी प्लस डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, ठीक है। यहां से एक और इक्वेशन मैंने बनाई थी, यहां से एक और इक्वेशन बनाई थी मैंने, डेल क्यू इक्वल टू डी प्लस पी डीवी, ठीक है। फिर मैंने इक्वेशन बनाई डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, इक्वेशन बनाई डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डीवी। ये 5 इक्वेशन मैंने आपको बना के दिखाई है, 1 2
3, 4, 5, ये पांचों के पांचों इक्वेशन क्लोज सिस्टम के लिए वैलिड है। मींस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम। लेकिन पांचों इक्वेशन के अजम्पशन आपको पता होना चाहिए। पहली इक्वेशन का अजम्पशन क्या है, दूसरी का क्या है, तीसरी का क्या है, चौथी का क्या है, पांचवी। ये सारे अजम्पशन आप अपने मन से लिखना घर जाके। पांचों मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया है। पांचों इक्वेशन के आगे ऐसे लिखना और इनका अजम्पशन लिखना, कहां कहां वैलिड है, कहां कहां वैलिड है। पांचों इक्वेशन के अजम्पशन लिखना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। पांचों की पांचों इक्वेशन एक प्रोसेस के लिए वैलिड है। मींस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर अ प्रोसेस क्लोज सिस्टम। बात समझ में आ रही है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो डियर अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे देखो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसमें पहला अपन ने प्रूव कर लिया हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन। फिर अपन ने क्या प्रूव करा? फिर अपन ने प्रूव करा एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी। सेकंड अपन ने प्रूव करा एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर अपन सारा डिस्कशन एनर्जी पे करने लग गए। अब अपन थर्ड कॉन्सिक्वेंस की तरफ चलते हैं। थर्ड कॉन्सिक्वेंस की तरफ चलते हैं, दैट इज थर्ड कॉन्सिक्वेंस ऑफ फर्स्ट लॉ इज एनर्जी ऑफ एन isolated system, energy of an isolated system is constant. Energy of an isolated system is constant. देखो डियर, अभी तक अपन ये मान रहे थे कि सिस्टम का आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका एनर्जी कांस्टेंट होता है। ठीक है, लेकिन इसको प्रूव करने का टाइम अब आ गया। तो इसको प्रूव करेंगे कैसे? क्योंकि अभी तक अपने पास कोई इक्वेशन थी नहीं किसी एक प्रोसेस के लिए, किसी एक सिस्टम के लिए अपने पास कोई भी इक्वेशन नहीं थी। अब फर्स्ट लॉ आ गया, एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन अपने पास आ गया, एनर्जी कंजर्वेशन आ गया और एनर्जी को ही अपने को प्रूव करना है। तो वी कैन प्रूव इजीली विद द हेल्प ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट लॉ यूज कर रहा हूँ, del q equal to d plus del w. This is the most generalized equation for a closed system, and isolated system is a special case of closed system. याद है मैंने बताया था, आइसोलेटेड सिस्टम इज एन स्पेशल केस ऑफ क्लोज सिस्टम वेयर द हीट इंटरेक्शन वेयर द एनर्जी क्लोज सिस्टम में अगर मास इंटरेक्शन को कट कर दिया जाए, किसको कट करें? क्लोज सिस्टम में अगर एनर्जी इंटरेक्शन को भी कट कर दिया जाए तो आइसोलेटेड बन जाता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम इज एन स्पेशल केस ऑफ क्लोज सिस्टम। तो मैं यहाँ पे मोस्ट जनरलाइज्ड इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, ये क्लोज सिस्टम की इक्वेशन कहीं भी वैलिड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर आइसोलेटेड सिस्टम की अपन बात करें तो अपने को पता है ना तो मास ट्रांसफर होता है इसमें, ना एनर्जी ट्रांसफर होता है। और एनर्जी क्या? ना तो हीट ट्रांसफर और ना ही वर्क ट्रांसफर, ये अपन जानते हैं। ठीक है, तो अगर अपन बात करें आइसोलेटेड सिस्टम की तो ना तो इसमें हीट इंटरेक्शन होगा ना ही वर्क इंटरेक्शन होगा। मींस फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम डीई इज जीरो, डीई इज जीरो। और डीई क्या है? डिफरेंस इन एनर्जी, डिफरेंस इन एनर्जी फॉर अ प्रोसेस। तो प्रोसेस मान लो 1 से 2 है तो ये क्या हो गया? E2 माइनस E1 इज जीरो। मींस E2 इक्वल टू E1, और E2 इक्वल टू E1 मतलब E इज कांस्टेंट, एंड प्रूव दैट isolated system energy is constant. Clear? Is it clear? तो यहां से क्या प्रूव हुआ? एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम का एनर्जी क्या होता है डियर? कांस्टेंट होता है। ये अपन ने प्रूव कर लिया। बात समझ में आ रही? देखो डियर, जनरल अगर अपन बात करें, मान लीजिए मेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, ना तो उसमें कोई पैसे डलवा रहा है और ना ही मैं उससे पैसे निकलवा रहा हूं। मीन्स नो वन इज डिपॉजिटिंग इन माई अकाउंट एंड आई एम नॉट विड्रॉइंग एनी मनी। तो मेरे अकाउंट का बैलेंस हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा ना यार, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो कोई एनर्जी इंटरेक्शन है, कोई भी एनर्जी इंटरेक्शन नहीं होता, ना तो हीट इंटरेक्शन है, ना वर्क इंटरेक्शन है। तो अगर सिस्टम सराउंडिंग के साथ कोई इंटरेक्शन ही नहीं करेगा तो उसका एनर्जी हमेशा क्या रहना है? कांस्टेंट ही रहना है। मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए, ना तो कोई डलवा रहे ना मैं निकाल रहा हूं, तो मेरे अकाउंट का बैलेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इज इट क्लियर? तो दिस इज द third consequence of first law of thermodynamics, that is energy of an isolated system is constant. बोलो, समझ में आया? क्लियर हुआ? वेरी गुड। चलिए अब एक और कॉन्सिक्वेंस है, फोर्थ कॉन्सिक्वेंस ऑफ फर्स्ट लॉ, दैट इज
परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, जिसको अपन बोलते हैं PMM1, दैट इज परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। आप PMM1 पढ़ोगे, PMM2 पढ़ोगे, PMM3 पढ़ोगे, 3 तरह की PMM पढ़ते हैं। तो ये है क्या, सबसे पहले तो उसको समझते हैं। देखो डियर, ये परपेचुअल वर्ड का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, और ये एक मशीन है। मतलब यहां से अपन ने कुछ ऐसी मशीनें बनाई, 3 तरह की मशीन है, PMM1, PMM2, PMM3। ये कुछ अपन ने मशीनें बनाई टू प्रोड्यूस वर्क, टू प्रोड्यूस वर्क। लेकिन अपने को वर्क कैसा चाहिए, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस वर्क चाहिए। तो अगर अपने को, मैं आपको बोल दूं कि आपको कंटिन्यूअस वर्क ऑब्टेन करना है, तो क्या आप एक प्रोसेस पे काम करेंगे या एक साइकिल पे? आप मेरे को बताइए, यू हैव टू अचीव वर्क कंटिन्यूअसली, देन यू विल गो फॉर अ प्रोसेस और फॉर अ साइकिल। सोचो, आपको कंटिन्यूअस वर्क चाहिए, साइकिल पे काम करना पड़ेगा। वेरी गुड। क्योंकि अगर आपको कंटिन्यूअस वर्क चाहिए, मान लीजिए आप एक प्रोसेस की बात करते हैं, मान लो एक सिस्टम है, यहां पे गैस भरा हुआ है और इस गैस का प्रेशर मान लो 5 बार है या 20 बार, मान लो बहुत बहुत तगड़ा प्रेशर मान लो 20 बार है। ये पिस्टन सिलेंडर असेंबली है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लो 1 बार है। अब क्या होगा, ये 20 बार है, ये 1 बार है, तो ये पिस्टन यहां से यहां बाहर की तरफ मूव करेगा। आपको बाहर की जब पिस्टन मूव करेगा तो वेट इज रेज्ड एक्सटर्नल टू द सिस्टम, वर्क मिलेगा, वर्क इज डन बाय द गैस, वर्क मिलेगा। लेकिन कब तक, जब तक ये अंदर का प्रेशर, क्योंकि बाहर की तरफ मूव करेगा तो उसका प्रेशर कम होगा, और तब तक वर्क मिलेगा जब तक अंदर का प्रेशर 1 बार नहीं होता। जैसे ही अंदर का प्रेशर 1 बार हो जाएगा, पिस्टन मूव करना बंद कर देगा। तो ये एक प्रोसेस है, लेकिन प्रोसेस में कंटिन्यूअस वर्क तो नहीं मिल सकता। 20 बार से मूव करना स्टार्ट हुआ, जैसे ही 1 बार हुआ फिर से वर्क बंद हो गया। मींस अगर आपको कंटिन्यूअस वर्क चाहिए तो वी हैव टू गो फॉर अ साइकिल। तो फॉर कंटिन्यूअस वर्क अपने को एक साइकिल पे बात करनी पड़ेगी। मतलब पहला पॉइंट आपको ये क्लियर हो गया कि जितने भी PMM हैं, चाहे PMM1 हो, चाहे PMM2 हो, चाहे PMM3 हो, जितने भी PMM हैं, ये सारे के सारे एक साइकिल पे काम करते हैं, किसी भी एक प्रोसेस पे नहीं। क्योंकि पहला वर्ड ही है परपेचुअल, और परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूअस। तो फॉर कंटिन्यूअस वर्क वी हैव टू गो फॉर अ साइकिल, नॉट फॉर अ प्रोसेस। ठीक है, तो यहां पे अपन एक साइकिल की बात करेंगे, अब एक प्रोसेस की बात नहीं करने वाले। ठीक है डियर, तो कंटिन्यूअस वर्क के लिए अपन एक साइकिल की बात करेंगे। तो अब अपन बात करते हैं कि PMM1 है क्या, क्योंकि अपने को ये तो समझ में आ गया कि एक साइक्लिक डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? इट इज अ साइक्लिक डिवाइस। तो PMM1 क्या है? इट इज अ साइक्लिक डिवाइस। ठीक है, तो जितने भी PMM है ये सारे के सारे एक साइक्लिक डिवाइस है। तो PMM1 में क्या बोला गया, कैसी डिवाइस है, इसमें क्या बोला गया? तो ये डिवाइस जो है ये एक साइकिल है। थर्मोडायनेमिक्स में साइकिल को साइकिल को एक सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में साइकिल को एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट इज अ साइक्लिक डिवाइस। और इसमें बोला गया कि मैं एक ऐसी डिवाइस बना सकता हूं जो बिना कोई एनर्जी अब्सॉर्ब करे कंटिन्यूअस वर्क प्रोड्यूस कर सकता है। क्या ये पॉसिबल है? दिस इज द PMM1। क्या है PMM1? PMM1 क्या है? PMM1 तो ये क्या है? देखो, सबसे पहली बात तो एक साइक्लिक डिवाइस की बात हो रही है। तो अ मशीन विच प्रोड्यूसेस वर्क कंटिन्यूअसली, ये एक PMM है। तो ये क्या है? अ मशीन which produces work continuously, without consuming any other form of energy, ये PMM है। इसमें ये बोला गया कि देखो, एक साइक्लिक डिवाइस बनाई गई और जिसमें बिना कोई हीट को एब्जॉर्ब करे या बिना किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करे अपन कंटिन्यूअस वर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस इज PMM। क्या ये पॉसिबल है? PMM क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। अब मेरे को ये बताओ, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? PMM1 इज पॉसिबल और नॉट? क्या ये पॉसिबल है? फटाफट बताइए। नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्यों पॉसिबल नहीं है?
बिकॉज इट वायलेट्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। फर्स्ट लॉ साइकिल के लिए क्या बोलता है? नेट हीट इंटरेक्शन एंड नेट वर्क इंटरेक्शन आर इक्वल। तो साइकिल के लिए कोई भी हीट इंटरेक्शन है ही नहीं, क्यू जीरो है, और नेट वर्क आपको मिल रहा है, तो पॉसिबल ही नहीं। बात समझ में आ रही है? फर्स्ट लॉ में यही तो बोला गया, फॉर अ साइकिल नेट हीट इंटरेक्शन एंड नेट वर्क इंटरेक्शन आर इक्वल। तो जब कोई हीट इंटरेक्शन है ही नहीं तो वर्क कैसे मिल सकता है? तो PMM1 इज इम्पॉसिबल बिकॉज इट वायलेट्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए आपको यहां से क्वेश्चन क्या पूछता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पीएमएम एक साइक्लिक डिवाइस है, चाहे किसी भी पीएमएम की बात हो। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि PMM1 क्या है, तो ये PMM1 है। और दूसरा बात ये पूछता है कि किसका वायलेशन है, ये पॉसिबल है या नहीं, नहीं। और ये किसका वायलेशन है? फर्स्ट लॉ का। कोई भी PMM पॉसिबल नहीं है, ना तो PMM2 पॉसिबल है, ना PMM3 पॉसिबल है। PMM2 कैल्विन प्लैंक का वायलेशन है, सेकंड लॉ का। PMM3 थर्ड लॉ का वायलेशन है, ठीक है ना? तो इस तरीके से है, ठीक है, समझ में आ गया? बस आपको ये पता होना चाहिए कि है क्या। तो PMM1 क्या है? इट इज अ साइक्लिक डिवाइस व्हिच प्रोड्यूसेस वर्क कंटिन्यूअसली विदाउट कंज्यूमिंग एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। बिना कोई एनर्जी को कंज्यूम करे ये वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज इम्पॉसिबल बिकॉज इट वायलेट्स द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ में क्या बोला गया? फॉर अ साइक्लिक डिवाइस नेट हीट इंटरेक्शन नेट वर्क इंटरेक्शन आर इक्वल, there is no heat interaction and produces work, that is not possible. Is it clear? Is it clear? Yes, very good. अब डियर एक और बात करते हैं। देखो ये थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के सारे कॉन्सिक्वेंस अपन ने कवर कर लिए। अपन ने यहाँ पे प्रूव कर लिया हीट ट्रांसफर एक पाथ फंक्शन है। अपन ने ये प्रूव कर लिया कि एनर्जी प्रॉपर्टी का जो है, एनर्जी जो है एक प्रॉपर्टी है। फिर अपन ने ये प्रूव कर लिया कि आइसोलेटेड सिस्टम का एनर्जी कांस्टेंट होता है। और फिर अपन ने ये देख लिया कि PMM1 क्या है। ये चारों चीज अपन ने प्रूव कर ली। अब डियर अपन आगे बात करेंगे, अब हीट पे बात करेंगे, क्योंकि अपन ने हीट के बारे में ये प्रूव कर लिया कि हीट ट्रांसफर एक पाथ फंक्शन है। लेकिन हीट पे डिस्कशन करने से पहले कुछ एंथैल्पी पे अपने को डिस्कशन करना है। तो नेक्स्ट हेडिंग इज एंथैल्पी। एंथैल्पी, एंथैल्पी को H से रिप्रेजेंट करते हैं। एंथैल्पी को H से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है एंथैल्पी? किसी को पता है? H इक्वल टू U प्लस PV। अरे यही पढ़ा होगा ना, H इक्वल टू U प्लस PV। एंथैल्पी का इक्वेशन क्या होता है? H इक्वल टू U प्लस PV। यस और नो? जहां पे U क्या हो गया? U क्या है? अच्छा अपन ने, अच्छा एक चीज अपन भूल गए, रुकिए एक बार, एक चीज अपन यहाँ पे भूल गए। अपन ने ये U है इसके बारे में बात नहीं करी। अपन ने E के बारे में तो बात कर ली। E जो है दैट इज द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस U। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्रोस्कोपिक है और U जो है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लेकिन इसको अपन ने आगे डिस्कशन नहीं करा, क्योंकि अपन ने यहाँ पे ये बोल दिया कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी चेंज नेग्लिजिबल है, तो ये U के बराबर हो जाता है। तो D इक्वल टू DU कब हो जाएगा? व्हेन द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस आर नेग्लिजिबल। और इस U जो है, अब इस U के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। एंथैल्पी पे डिस्कशन बाद में करेंगे, पहले थोड़ा सा U पे डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है? U को बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। क्यों इंटरनल एनर्जी बोलते हैं डियर? क्योंकि इट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल्स। टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद मॉलिक्यूल्स, total energy associated with molecules is known as internal energy. Molecules, क्योंकि E जो होता है that is the total energy of a system, and total energy क्या क्या होता है सिस्टम का? kinetic energy plus potential energy plus U। तो U को जो बोलते हैं, U क्या है? मॉलिक्यूल्स की टोटल एनर्जी। मॉलिक्यूल के पास जिस भी फॉर्म में एनर्जी है, वेदर ट्रांसलेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, बॉन्डिंग एनर्जी, किसी भी फॉर्म में एनर्जी है, उन सारी एनर्जी को अपन ने ऐड कर दिया, उसको अपन ने U बोल दिया। तो U को बोलते हैं इंटरनल एनर्जी बिकॉज इट इज द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है? अब एक बात बताओ, एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस U विल इंक्रीज और डिक्रीज? बताओ, एज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल increases, बताओ U will increase or decrease? बोलो, U will increase or decrease? Very good, 100% it will increase, obviously increase ना, क्योंकि U is the total energy of the molecules, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेंगे तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगा। और अगर डियर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ने का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ने का मतलब है उस सिस्टम का मास बढ़ना, सिस्टम का मास बढ़ना। तो मैं ये बोल सकता हूं, इफ द मास ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, if the mass of the system increases, number of molecule increases. Number of molecule increases means internal energy U increases, means U is directly depend on the mass.
U जो है ये मास पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, तो U कैसी प्रॉपर्टी हुई? U is an extensive property because the property which depend on mass or size is an extensive property. तो U कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो देखो मैंने आपको वहां पे क्लियर नहीं करा था ना, वहां पे मैंने आपको डायरेक्ट लिखाया था, जब मैंने प्रॉपर्टी बताया था काइनेटिक एनर्जी मैंने समझा दिया था, पोटेंशियल एनर्जी समझा दिया था, ठीक है, लेकिन यू मैंने नहीं समझाया था, तो यू यहाँ पे क्लियर हो गया। मैंने आपको ये बोला था कि जब मैं पढ़ाऊंगा उसी टाइम पे डिस्कशन करूंगा, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि यू कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब यू एनर्जी का फॉर्म ही तो है, तो यू का यूनिट क्या होगा? या तो जूल होगा या फिर किलो जूल होगा। अब ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, याद है? अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास इज नोन एज स्पेसिफिक प्रॉपर्टी एंड ऑल द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो मैं स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी की बात करूं तो यू तो हो गया इंटरनल एनर्जी, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो इस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मास से डिवाइड करूंगा तो क्या बन जाएगा? इंटेंसिव, ठीक है, स्मॉल यू, जिसको अपन क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। और स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी कैसी प्रॉपर्टी होगी? इंटेंसिव, क्योंकि मैंने आपको बताया था, मैंने आपको समझाया था ऑल द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर? इसका यूनिट क्या होगा? अगर यू का यूनिट जूल में है तो जूल पर केजी, और अगर किलो जूल में है तो किलो जूल पर केजी। बोलो समझ में आ गया? तो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कशन कर लिया है कि यू जो होता है ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। बोलो सर, यहां तक बताओ। ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और सारी चीजें देखो, पिछले चैप्टर में जो भी अपन ने पढ़ा सब चीजें कनेक्टेड है, सारी चीजें कनेक्टेड है, ठीक है। और अब जो भी पढ़ेंगे ये आगे पूरा कनेक्टेड है। क्लियर? आगे चला जाए। यस, वेरी गुड। अब डियर अपन डिस्कशन करते हैं एंथैल्पी पे। एंथैल्पी को एच से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एंथैल्पी होता क्या है? U प्लस पी। क्या होता है? U प्लस पी। अब देखो डियर, अभी अपन ने प्रूव करा U एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो H भी कैसी प्रॉपर्टी होगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी कि नहीं होगी? बोलो, H भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी कि नहीं होगी? क्योंकि राइट साइड में जो चीजें हैं सेम टर्म लेफ्ट साइड में भी होता है, तो U एक्सटेंसिव है तो H भी एक्सटेंसिव होगा। यूनिट क्या होगा? U का यूनिट जूल या किलो जूल में होता है। अब PV का यूनिट भी निकालोगे तो यही होगा। देखो PV का यूनिट क्या होगा? P का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल होता है ना, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर क्या होता है? जूल ही होता है। तो इसका जो यूनिट है जूल है, तो ये भी जूल में, ये भी जूल में, तो H का यूनिट भी या तो जूल होगा या फिर किलो जूल होगा। भाई आपने ये चीज फर्स्ट 11th में पढ़ी होगी ना, राइट साइड में जो भी होता है सेम यूनिट जो होता है वही लेफ्ट साइड में होता है। तो U अभी अपन ने प्रूव करा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो मतलब H भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इज इट क्लियर? तो एंथैल्पी मैंने वहां पे डायरेक्ट आपको बताया था, एंथैल्पी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे प्रूव कर दिया एंथैल्पी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर? ठीक है डियर। अब देखो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी अपन अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि एंथैल्पी को मैं अभी आपको पढ़ा ही नहीं रहा। एक्चुअल में एंथैल्पी मैं आपको थोड़ा बहुत इसीलिए टच कर रहा हूं क्योंकि आगे जो मेरे को पढ़ाना है आपको हीट ट्रांसफर के बारे में। अभी अपन पढ़ेंगे हीट इंटरेक्शन फॉर वेरियस प्रोसेस, जैसे अपन ने वर्क इंटरेक्शन पढ़ा था अलग अलग प्रोसेस के लिए, ऐसे ही हीट इंटरेक्शन भी पढ़ेंगे अलग अलग प्रोसेस के लिए। तो उसके लिए मेरे को थोड़ा बहुत आपको एंथैल्पी के बारे में बताना पड़ेगा, लेकिन इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसके बारे में डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि इसको बहुत ही प्यारे से समझेंगे जब आगे चलेंगे। आगे आने वाले चैप्टर में एंथैल्पी को बहुत अच्छे से समझेंगे, अभी अपन उसको लिंक ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं नहीं बता रहा। तो जितना अपने काम का है सिर्फ उतना ही बता रहा हूं, और कुछ डायरेक्ट रिजल्ट भी मैं आपको बता रहा हूं जिनको आगे आने वाले चैप्टर में अपन प्रूव करेंगे। और ये रिजल्ट मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी अपने काम आएंगे, इसीलिए मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं। आगे आने वाले चैप्टर में मैं सबको प्रूव करके आपको दिखाऊंगा इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये सभी अपन बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि अपने को अभी क्या करना है, वर्क ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर पढ़ना है वेरियस प्रोसेस के लिए, अलग अलग प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर की बात करनी है। तो हीट ट्रांसफर पढ़ने के लिए जो रिजल्ट्स मैं आपको बताने वाला हूं ये सब काम आएंगे, इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूं।
तो देखो डियर, अब मैं आपको 6-7 रिजल्ट बता रहा हूँ डायरेक्ट, उन सबको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ तो ध्यान से समझो। देखो फर्स्ट रिजल्ट, पहली बात तो ये जो इक्वेशन एंथैल्पी की, ये इक्वेशन कहां वैलिड है? दिस इज द मोस्ट जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, मोस्ट जनरलाइज्ड इक्वेशन। मतलब देखो डियर, कुछ सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ोगे उस सब्जेक्ट में 2-4 इक्वेशन ऐसी होती हैं जो सब्जेक्ट में हर जगह वैलिड होती है। थर्मोडायनामिक्स में ये जो इक्वेशन एंथैल्पी H इक्वल टू U प्लस PV, ये आप कहीं पे भी लगा सकते हो, चाहे क्लोज सिस्टम हो, चाहे ओपन सिस्टम हो, प्रोसेस रिवर्सिबल हो, इरिवर्सिबल हो, कोई भी वर्किंग सब्सटेंस हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, आइडियल गैस, रियल गैस, कहीं पे भी। It is the most generalized equation of thermodynamics, and for this equation no assumption. इस इक्वेशन के लिए कोई assumption नहीं है, it is valid everywhere in thermodynamics. किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी आंख बंद करके H इक्वल टू U प्लस PV लिखो, कोई मना नहीं करने वाला, कोई मना नहीं कर सकता, ठीक है? हर जगह वैलिड है, चाहे क्लोज सिस्टम हो, ओपन हो, रिवर्सिबल प्रोसेस हो, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, कोई भी साइकिल हो, कहीं पे भी आप लगा सकते हो, आपका वर्किंग फ्लूइड कुछ भी हो, चाहे आइडियल गैस हो, रियल गैस हो, हर जगह वैलिड है, ठीक है? नो अजम्पशन, कोई भी अजम्पशन नहीं है। समझ में आई बात? अब डियर कुछ रिजल्ट्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट रिजल्ट, डी यू इंटरनल एनर्जी है एंड डी इज द चेंज, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू होता है mCV/dt। दिस रिजल्ट इज वैलिड फॉर आइडियल गैस। अगर मैं आइडियल गैस की बात करूं और मैं आपको पूछूं व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर एन आइडियल गैस, तो आप बोल सकते हो mCV/dt। अब चाहे प्रोसेस आपका कैसा भी हो, कोई सा भी प्रोसेस हो, सिर्फ एक असम्पशन, आइडियल गैस। कोई सा भी सिस्टम हो, कोई सा भी प्रोसेस हो, कोई सा भी मतलब रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, चाहे आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हो, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर, एडियाबैटिक, पॉलीट्रोपिक, du इक्वल टू mCV/dt। अगर आपका वर्किंग सब्सटेंस आइडियल गैस है, उठा के चिपका दो, कोई मना नहीं करने वाला, हर जगह वैलिड है, सिर्फ आइडियल गैस होना चाहिए। आइडियल गैस अगर है तो फिर वो चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम हो, चाहे कांस्टेंट प्रेशर हो, कांस्टेंट टेम्परेचर हो, पॉलीट्रोपिक हो, एडियाबैटिक हो, ओपन सिस्टम हो, क्लोज सिस्टम हो, रिवर्सिबल हो, इरिवर्सिबल हो, कुछ भी हो, हर जगह वैलिड है। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से du इक्वल टू mCV/dt अपन रियल गैस के लिए भी लगाते हैं। किसके लिए लगाते हैं? रियल गैस के लिए भी लगाते हैं। लेकिन डियर, रियल गैस के लिए हर जगह वैलिड नहीं है ये। रियल गैस के लिए इट इज वैलिड ओनली फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। अगर आपको du mCV/dt लिखना है आइडियल के लिए तो हर जगह लिख सकते हो, लेकिन रियल गैस के लिए लिखना है तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए ही लिख सकते हो। मींस अगर रियल गैस एनालिसिस कर रहे हो, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की बात हो रही है, उसमें आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है तो mCV/dt नहीं लिख सकते। इज इट क्लियर? आइडियल गैस के लिए कहीं पे भी कोई भी प्रोसेस हो, लेकिन रियल गैस के लिए सिर्फ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। इज इट क्लियर? एक और रिजल्ट है, u इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इट इज वैलिड फॉर आइडियल गैस, ये भी सिर्फ आइडियल गैस के लिए ही वैलिड है। आइडियल गैस, इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इट इज वैलिड फॉर एन आइडियल गैस। क्योंकि डियर देखो यहां पे m कांस्टेंट है, cv कांस्टेंट है, आइडियल गैस के लिए cv कांस्टेंट होता है, आइडियल गैस के लिए cv कांस्टेंट होता है। मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा, आइडियल गैस के दो चिल्ड्रन होते हैं, एक होता है परफेक्ट गैस, एक होता है सेमी परफेक्ट गैस, ठीक है? लेकिन अभी नहीं, आगे, क्योंकि सारी चीजें पहले चैप्टर में तो धीरे धीरे कवर होंगी ना, धीरे धीरे कवर हो रही है, अभी तो कवर नहीं हो सकती। जैसे जैसे आगे पढ़ोगे बहुत मजा आने वाला है। तो आइडियल गैस आपने पढ़ा होगा एक ही तरह का होता है, लेकिन आइडियल गैस दो तरह का होता है, एक तो होता है परफेक्ट गैस, एक होता है सेमी परफेक्ट गैस। थर्मोडायनेमिक्स में अपन परफेक्ट गैस एनालिसिस करते हैं, आईसी इंजन में सेमी परफेक्ट गैस एनालिसिस करते हैं। क्यों करते हैं, कहां से करते हैं, कैसे करते हैं, सारी चीजें समझाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे धीरे, ठीक है? तो अगर अपन इस रिजल्ट को देखें तो m कांस्टेंट होता है आइडियल गैस के लिए, cv भी कांस्टेंट होता है, तो u टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन सिर्फ आइडियल गैस के लिए। रियल गैस के लिए cv जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, टेम्परेचर या प्रेशर का फंक्शन होता है। तो अगर अपन आइडियल गैस के लिए बात करें तो u इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर आइडियल गैस, और ये इसको बोलते हैं जूल्स लॉ। ये जूल्स आपने दिया था, और ये कैसे आया इसको भी मैं प्रूव करके, मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाऊंगा, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। दैट इज नोन एज जूल्स लॉ। तो ये तीन रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं इंटरनल एनर्जी के। क्या क्या? du इक्वल टू mCV/dt, आइडियल गैस के केस में कहीं पे भी लगा सकते हो, रियल गैस के केस में इट इज वैलिड ओनली फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, एंड u इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर आइडियल गैस ओनली, ठीक है? ऐसे ही तीन रिजल्ट हो रहे हैं एंथैल्पी के लिए। dH इक्वल टू mCP/dt, it is valid for ideal gas anywhere,
आइडियल गैस अगर है तो कोई भी प्रोसेस के लिए आप लगा सकते हो, जो du इक्वल टू mCpdt लगा रहे थे। ऐसे ही अगर आप dH इक्वल टू mCpdt रियल गैस के लिए लगाते हो तो ये कांस्टेंट प्रेशर के लिए ही लगा सकते हो। फॉर रियल गैस कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए ही लगा सकते हो। मींस मैं आपको पूछूं व्हाट इज द चेंज इन एंथैल्पी फॉर आइडियल गैस, तो आप हमेशा बोलेंगे mCpdt। आपको प्रोसेस सुनना ही नहीं है, चाहे कोई भी प्रोसेस हो। लेकिन अगर रियल गैस के लिए मैं पूछूं व्हाट इज चेंज इन एंथैल्पी, तो आप बोलेंगे सर mCpdt ओनली फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अगर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के अलावा कुछ और प्रोसेस हुआ तो चेंज इन एंथैल्पी mCpdt नहीं होगा, चेंज इन एंथैल्पी mCpdt नहीं होगा रियल गैस में, लेकिन आइडियल में हमेशा mCpdt ही होगा। ऐसे ही एक और रिजल्ट होता है H इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये भी सिर्फ आइडियल गैस के लिए ही वैलिड है। जो सेम रिजल्ट आपके यू के थे वैसे ही सेम रिजल्ट आपके एच के हैं। बोलो, ये सारे रिजल्ट आपको मैंने डायरेक्ट बताए हैं और ये याद रखने हैं, आगे इनको प्रूव कर लेंगे। यहां तक क्लियर हुआ? रिजल्ट याद हो जाएंगे? अरे सर बताइए, रिजल्ट याद हो जाएंगे सारे? यस। चलिए अब डियर देखो, अपन ने DH अपने इक्वेशन देखी, H इक्वल टू यू प्लस पीवी, दैट इज वैलिड एवरीवेयर। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, H एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा, तो DH इक्वल टू DU प्लस D ऑफ पीवी। भाई ये सभी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होंगी ना, फिर U एक्सटेंसिव है तो ये भी एक्सटेंसिव, ये भी एक्सटेंसिव, तो मैंने सबको डिफरेंशिएट किया। अब मैं यूज कर रहा हूं आइडियल गैस इक्वेशन। अजम्पशन क्या ले लिया मैंने? assumption is working fluid is ideal gas, वर्किंग फ्लूइड आइडियल गैस है। तो DH को मैं आइडियल गैस के लिए क्या लिख सकता हूं? अभी मैंने देखा DH इक्वल टू mCpdt, आंख बंद करके आप लिख सकते हो आइडियल गैस के लिए DH इक्वल टू mCpdt। प्रोसेस की बात ही नहीं करनी, कोई सा भी प्रोसेस हो हर जगह वैलिड है। DU को अपन आइडियल गैस के लिए लिख सकते हैं mCpdt। और डियर अपन आइडियल गैस इक्वेशन जानते हैं, PV इक्वल टू mRT होता है, तो PV को मैं लिख सकता हूं mRT। अब देखो यहां से M और R तो कांस्टेंट है भाई, मास कांस्टेंट है ना, क्लोज सिस्टम की बातें कर रहे हैं, क्लोज सिस्टम की बात कर रहे हैं तो मास भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, तो M और R बाहर आ जाएगा, mCpdt प्लस M बाहर आ गया, R भी बाहर आ गया, dt, M कैंसिल आउट, dt कैंसिल आउट, क्या बचा? Cp इक्वल टू CV प्लस R। मीन्स इसको मैं लिख सकता हूं Cp माइनस CV इक्वल टू R। ये इक्वेशन देखी है? सबने देखी होगी इक्वेशन, Cp माइनस CV इक्वल टू R, सबने देखी होगी ना? क्या इक्वेशन है? Cp माइनस CV इक्वल टू R। यस और नो? ये इक्वेशन कहां वैलिड है भैया? देखी तो सबने है, मेरे को बताओ वैलिड कहां है? दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली फॉर आइडियल गैस। क्यों? क्योंकि अपन अजम्पशन क्या लेके चले यहाँ पे? आइडियल गैस, तभी तो आया। अगर ये आइडियल गैस नहीं होता तो DH mCpdt नहीं लिख सकता था, DU mCpdt नहीं लिख सकता था, PV को mRT नहीं लिख सकता था, और ये नहीं लिख सकता था, ये भी इक्वेशन नहीं आती। तो दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली फॉर आइडियल गैस, और इसको बोलते हैं मेयर्स इक्वेशन। मेयर्स इक्वेशन, ठीक है। मेयर्स ऑफ फसलों को तो प्रूव नहीं कर पाए, लेकिन कुछ रिजल्ट तो उन्होंने दिए ही ना, तो इसको बोलते हैं मेयर्स इक्वेशन। Cp माइनस CV इक्वल टू R, दिस इज वैलिड ओनली फॉर आइडियल गैस। डियर आपने एक रिजल्ट, मैंने आपको एक रिजल्ट पढ़ाया था, एडियाबैटिक इंडेक्स गामा इक्वल टू Cp बाई CV, याद है? तो यहां से अपन लिख सकते हैं Cp इक्वल टू गामा CV। यस, Cp का वैल्यू यहाँ पे उठा के रखो, Cp इज गामा CV माइनस CV इक्वल टू R। तो यहां से CV का वैल्यू क्या आ जाएगा? R अपॉन गामा माइनस 1। CV का वैल्यू आ गया R अपॉन गामा माइनस 1। इस CV का वैल्यू यहां रख दो, तो Cp का वैल्यू क्या आ गया? गामा R अपॉन गामा माइनस 1, गामा R अपॉन गामा माइनस 1। ये दोनों रिजल्ट भी कहां वैलिड है? सिर्फ आइडियल गैस के लिए। क्यों? क्योंकि भाई ये आइडियल के लिए वैलिड है तो यहीं से तो निकाला, तो ये दोनों रिजल्ट भी आइडियल गैस के लिए वैलिड है। तो आइडियल गैस के लिए मैंने 3 रिजल्ट आपको बता दिए, Cp माइनस CV इक्वल टू R, CV इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1 एंड Cp इक्वल टू गामा R अपॉन गामा माइनस 1। अब डियर आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस भी दो होती है, परफेक्ट और सेमी परफेक्ट। थर्मोडायनेमिक्स में अपन परफेक्ट गैस यूज करते हैं, कैसे, क्यों, कहां, क्या मतलब होता है इनका सब बताऊंगा मैं आपको। तो आइडियल गैस के लिए Cp, CV, R और गामा, इन सब का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो आइडियल गैस के लिए गामा कितना होता है? आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस मतलब एयर, एयर को मैं मान ले रहा हूं आइडियल गैस, क्योंकि अपन मैक्सिमम क्वेश्चन जो है थर्मोडायनेमिक्स में एयर पे लगाते हैं, एयर को आइडियल गैस देता है।
तो गामा ऑफ एयर क्या है ये अपन देख चुके हैं, दैट इज 1.4। आर को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। ये कितना होता है एयर के लिए, ये मैं आपको आगे कैलकुलेट करना बताऊंगा, अभी इसका वैल्यू ध्यान रखिए 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, वहां से रिलेट होगा, है ना। तो अभी इसको ध्यान रखिए ये कैसे कैलकुलेट होता है। तो आर का वैल्यू होता है 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन फॉर आइडियल गैस। ऐसे ही सीपी, अगर गामा और आर का वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे, गामा और आर का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो सीपी और सीवी भी आ जाएगा। तो सीपी आएगा आप कैलकुलेट करेंगे तो 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन, और सीवी आएगा 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन। ये सारे के सारे रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, क्योंकि जब अपन न्यूमेरिकल लगाने स्टार्ट करेंगे तो ये सारे रिजल्ट आपके काम आने वाले हैं। तो ये सारे रिजल्ट आपको पता होने चाहिए। इज इट क्लियर? बोलो, इज इट क्लियर? बताइए सर। यस, बहुत बढ़िया। तो ये जितने भी रिजल्ट्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, ये सारे रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। अब डियर, अब अपन अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अपन ने ये प्रूव कर लिया कि हीट ट्रांसफर एक पाथ फंक्शन है। हीट ट्रांसफर क्या है? एक पाथ फंक्शन है। तो अब अपन डिफरेंट पाथ की बात करेंगे। पाथ फंक्शन मतलब प्रोसेस पे डिपेंड करता है, अगर अलग अलग पाथ हुआ तो अलग अलग हीट का वैल्यू आएगा। तो अब अपन अलग अलग प्रोसेस के लिए हीट का वैल्यू निकालते हैं। जैसे वर्क भी अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग आया था क्योंकि पाथ फंक्शन था, तो ऐसे ही हीट भी अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग आएगा। तो अब अपन हीट ट्रांसफर का कैलकुलेशन करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग इज हीट ट्रांसफर in various closed system process। डिफरेंट जो क्लोज सिस्टम की बात हो रही है, अभी ओपन सिस्टम पे नहीं आए हैं बेटा, क्योंकि अभी तक अपन फर्स्ट लो ही चल रहे हैं और फर्स्ट लो क्लोज सिस्टम के लिए लिखा है। अभी मैंने आपको एनर्जी कंजर्वेशन फर्स्ट लो के लिए ओपन सिस्टम के लिए बताया नहीं है। जो मैंने आपको फर्स्ट लो पढ़ाया दैट इज एनर्जी कंजर्वेशन, वो अपन ने क्लोज सिस्टम के लिए देखा है ना। तो अभी अपन एनर्जी कंजर्वेशन ओपन सिस्टम के लिए देखे ही नहीं है। तो जब ओपन सिस्टम की बात करेंगे तो आगे बात करेंगे, पहले पूरा क्लोज सिस्टम खत्म करते हैं। तो क्लोज सिस्टम में वर्क आप देख चुके हो, अब अपन हीट की बात करते हैं। अब डियर देखो, वर्क की अपन और पूरी बात कर चुके हैं, वर्क के बारे में अपन पूरा डिस्कशन कर चुके हैं कि क्लोज सिस्टम में वर्क कैसे कैलकुलेट होता है। अब क्लोज सिस्टम में अपन हीट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस अपन देख रहे हैं, दैट इज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। देखो डियर, वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। और कांस्टेंट वॉल्यूम का एग्जांपल क्या है? रिजिड कंटेनर। अरे यार, मैंने सबके एग्जांपल आपको बताए हुए ना। रिजिड कंटेनर, तो मैंने एक रिजिड कंटेनर लिया। क्या लिया मैंने? एक रिजिड कंटेनर लिया और इसके अंदर गैस भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? इसके अंदर गैस भरा हुआ है। ये सिस्टम मान लो अभी स्टेट 1 पे है। अब मैंने क्या करा, इसको मान लो हीट सप्लाई कर दी, या फिर मैंने इससे हीट रिजेक्ट कर दिया। आपको हीट का साइन कन्वेंशन तो पता होगा ना। हीट का साइन कन्वेंशन क्या होता है? वर्क का साइन कन्वेंशन अपन ने देखा था, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव। हीट का साइन कन्वेंशन क्या होता है? हीट सप्लाई टू द सिस्टम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं एंड हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम को नेगेटिव कंसीडर करते हैं। वर्क का जस्ट उल्टा होता है। वर्क में अपन क्या देखते हैं? वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव एंड वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे हीट में जस्ट उल्टा होता है। हीट इज सप्लाइड पॉजिटिव, हीट इज रिजेक्टेड नेगेटिव। तो ये नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो जस्ट उल्टा हीट का हीट और वर्क जस्ट उल्टा साइन कन्वेंशन होता है। ठीक है ना, ये सबको पता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो डियर, मैंने आपको ये पूछा कि आपके पास एक सिस्टम है, एक रिजिड कंटेनर है जिसके अंदर गैस भरी हुई है। तो वो स्टेट नंबर 1 पे है। स्टेट 1 का मतलब उसका प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम मैंने सब कैलकुलेट कर लिया। अब मैंने उससे हीट इंटरेक्शन करा, मतलब सराउंडिंग से सिस्टम को हीट सप्लाई करी या सिस्टम से सराउंडिंग में हीट सप्लाई करी, तो एक प्रोसेस हुआ। ये सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे चला गया। क्योंकि मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन क्या लिखाया था, याद है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द एनर्जी इंटरेक्शन एंड इट्स इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम।
अगर सिस्टम एनर्जी इंटरेक्शन करेगा तो सिस्टम की प्रॉपर्टी पे इफेक्ट पड़ेगा, और सिस्टम की प्रॉपर्टी पे इफेक्ट पड़ने का मतलब सिस्टम की प्रॉपर्टी चेंज होगी, और चेंज इन प्रॉपर्टी इज द चेंज ऑफ स्टेट। सिस्टम का स्टेट चेंज होना मतलब उसकी प्रॉपर्टी, मैंने याद है बताया था, स्टेट अगर चेंज हो रहा है, क्यों होता है स्टेट चेंज? चेंज इन प्रॉपर्टी, क्योंकि स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम। चेंज इन स्टेट इज नोन एज प्रोसेस। तो अगर व्हेन अ सिस्टम इंटरैक्ट विद सराउंडिंग इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, जब भी सिस्टम सराउंडिंग से एनर्जी के फॉर्म में इंटरैक्ट करता है तो इट इज अ प्रोसेस। समझ में आया? ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द एनर्जी इंटरैक्शन एंड इट्स इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टी। सिस्टम कभी भी सराउंडिंग से इंटरैक्ट करेगा हीट या वर्क के फॉर्म में, तो ये एक प्रोसेस हुआ, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी, और प्रॉपर्टी चेंज मतलब चेंज ऑफ स्टेट, एंड चेंज ऑफ स्टेट इज अ प्रोसेस। तो यहाँ पे एक प्रोसेस की बात हो रही है। मान लीजिए सिस्टम से सराउंडिंग में हीट लॉस हुई, या सराउंडिंग से सिस्टम में हीट सप्लाई हुआ। मैंने आपको ये पूछा बताओ कितना हीट इंटरेक्शन है, ये हीट का वैल्यू बताओ कितना होगा। अब हीट का वैल्यू कैसे निकालें? तो अपने को पता है फर्स्ट लॉ, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन की बात हो रही है तो अपन फर्स्ट लॉ लगाएंगे। तो फर्स्ट लॉ का इक्वेशन क्या है? डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू लगा सकता हूं, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, इन अ क्लोज्ड सिस्टम वी ऑलवेज कंसीडर चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर नेग्लिजिबल। तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी चेंज नेग्लिजिबल है, तो ये इक्वेशन बनेगी। अरे बोलो, इस इक्वेशन के लिए क्या अजम्पशन है? सिर्फ एक, क्लोज्ड सिस्टम एंड काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंज आर नेग्लिजिबल, और कोई अजम्पशन नहीं है। प्रोसेस चाहे रिवर्सिबल हो, इरिवर्सिबल हो, वर्किंग सब्सटेंस आपका कुछ भी हो, आइडियल गैस हो, रियल गैस हो, कुछ भी हो, हर जगह वैलिड है। अब देखो, अपन यहाँ पे बात करें कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की, और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में क्लोज सिस्टम वर्क क्या होता है? जीरो। ये मैंने आपको पढ़ा दिया अच्छे से। एक्सेप्ट पेडल व्हील वर्क, ऑल वर्क आर जीरो इन अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो इट इज नॉट अ पेडल व्हील वर्क एग्जांपल। ये पेडल व्हील तो नहीं है, रिजिड कंटेनर है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में इसका वर्क क्या होगा? जीरो। तो क्लोज सिस्टम में कांस्टेंट वॉल्यूम वर्क क्या होता है? जीरो। ये मैंने आपको पढ़ाया था। अगर ये जीरो हो गया, अगर ये जीरो हो गया, तो व्हाट इज द हीट इंटरेक्शन फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम? दैट इज इक्वल टू डी यू। तो मैं आपको ये पूछूंगा, फॉर अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इन अ क्लोज सिस्टम व्हाट इज द हीट इंटरेक्शन? आप बोलेंगे सर चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। मैं आपको क्या पूछूंगा? मैं आपको ये पूछूंगा व्हाट इज द हीट इंटरेक्शन फॉर अ क्लोज सिस्टम इन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो आप बड़े प्यार से जवाब देंगे क्या? तो सर चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब कई बच्चे पता है इसको रट लेते हैं, dq कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू mcvdt, mcvdt। अगर डियर मैं इसको mcvdt लिख देता हूं तो बताओ ये कहां वैलिड है? अगर मैं dq mcvdt लिख देता हूं तो इट इज वैलिड फॉर गैस ओनली, आइडियल गैस और रियल गैस, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए du mcvdt ही होता है। रियल गैस की बात करो चाहे आइडियल, आइडियल में तो हर प्रोसेस में mcvdt होता है, लेकिन रियल गैस में भी कांस्टेंट वॉल्यूम में mcvdt होता है। तो अगर मैं dq को mcvdt लिख दूंगा ना तो सिर्फ ये गैस के लिए ही लगेगा। फिर मैं आपको और कोई वर्किंग सब्सटेंस दे दूंगा, पानी दे दूंगा, मांगे दूंगा वाटर, क्योंकि जब मैं आपको एक फेज चेंज पढ़ाऊंगा, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, वहां पे फेज चेंज होगी, वहां पे मैं पूछूंगा बताओ कांस्टेंट वॉल्यूम में मैंने कितनी हीट सप्लाई करी, पानी को स्टीम में कन्वर्ट हो गया, तब कैसे निकालोगे भाई? लिक्विड आ गया ना वहां पे। तो डियर कभी भी अपने आप को रेस्ट्रिक्ट मत करो कि du इक्वल टू mcvdt, dq इक्वल टू mcvdt, नहीं। dq अगर mcvdt बोलते हो तो इट इज वैलिड ओनली फॉर आइडियल एंड रियल गैस, बट अगर आप dq को du बोलते हो तो इट इज वैलिड एवरीवेयर, चाहे कोई भी वर्किंग सब्सटेंस हो, बिकॉज दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में वर्किंग सब्सटेंस का कोई लिमिट नहीं है, कोई अजम्पशन नहीं है अबाउट द वर्किंग सब्सटेंस। तो जो चीज मैं समझा रहा हूं समझ में आई? तो आज से अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज द चेंज, what is the heat interaction for closed system in a constant volume process, तो रिप्लाई क्या आना चाहिए? du। अगर आप du बोलते हैं तो उसका मतलब आप में दिमाग है, वो मान जाएगा कि आप में दिमाग है। अगर आप mcvdt बोलते हैं ना तब आप रटा रटाया जवाब दे रहे हैं, क्योंकि mcvdt बोल रहे हैं मतलब यू आर रेस्ट्रिक्टिंग योरसेल्फ टू गैस ओनली, गैस रियल और आइडियल। लेकिन अगर आप du बोलते हैं मतलब आपके अंदर दिमाग है, आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा है। अब आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे किसी भी एक पर्टिकुलर वर्किंग सब्सटेंस के लिए, du इज वैलिड फॉर एवरी वर्किंग सब्सटेंस। क्योंकि जब मैं आपको फेज चेंज प्रोसेस पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस पढ़ाऊंगा, तो मैं बोलूंगा आपके पास 5 किलो वाटर है, 5 लीटर वाटर है, इसको करो हीट सप्लाई कांस्टेंट वॉल्यूम पे, सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट होगा। अब मेरे को बताओ कितना हीट सप्लाई करा, तब आप वहां पे mcvdt तो नहीं लगा सकते ना बेटा, क्योंकि वहां पे तो पानी है। और लिक्विड के लिए तो आपने mcvdt बोल दिया तो लिक्विड के लिए तो वैलिड ही नहीं है, लेकिन आप du लगा सकते हैं। इज इट क्लियर? बोलो,
ये बहुत ही ज्ञान की बातें हैं और ये ऐसी नहीं मिलती हैं। समझ में आ रही है? जब सोचोगे तब मजा आएगा, जब सोचोगे तब मजा आएगा। इज इट क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। अब अपन आज की लास्ट हेडिंग पढ़ते हैं, दैट इज द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, हीट ट्रांसफर फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। फटाफट बताओ मेरे को, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हीट ट्रांसफर क्या होगा? क्लोज सिस्टम की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की बात कर रहे हैं। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस याद आया दिमाग में? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, पिस्टन इज मूविंग फ्रीली, सारी चीजें याद आएंगी अब धीरे 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 धीरे, मजा आएगा। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, फर्स्ट लो लगाओ क्योंकि हीट के बारे में मेरे को फर्स्ट लो ही पता है, du प्लस डेल डब्ल्यू, du प्लस डेल डब्ल्यू। अब अपन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की बात करें तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में अपन डेल डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं? pdv लिख सकते हैं, वेदर द प्रोसेस इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। याद आया? चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो ससुर, चाहे इरिवर्सिबल हो, कांस्टेंट प्रेशर वर्क इज pdv। याद है? तो यहां से अपन इसको क्या लिख सकते हैं? देखो प्रेशर कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन के अंदर ले जाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, u प्लस पीवी बन गया। ओहो, और u प्लस पीवी क्या होता है? ओ माय गॉड, दैट इज dh। मींस व्हाट इज द हीट इंटरेक्शन फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस? दैट इज dh। What is the heat interaction for a constant pressure process? That is dh, not mcpdt। mcpdt मत बोलना यार, mcpdt बोलोगे तो मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया। अगर mcpdt बोलोगे तो फिर अब आपने आपको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो गैस के लिए, लेकिन अगर आप dh बोलेंगे मतलब आप किसी के लिए भी लगाएंगे। देखो मैं आपको फेज चेंज वाले प्रोसेस पढ़ाऊंगा, आपको पता है टीएस डायग्राम पे ऐसी ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन होती है। मैं आपको बोलूंगा आपके पास लिक्विड है, ये सब कुछ लिक्विड है, आपने इसको कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई करी और ये यहाँ पे आ गया। मैं आपको पूछूंगा बताओ ये कितनी हीट सप्लाई है, तो आप क्या बोलेंगे? dh। आप बोलेंगे सर यहाँ का एंथैल्पी देख लो, यहाँ का एंथैल्पी देख लो, दोनों को माइनस कर दो, ये आपके पास कांस्टेंट प्रेशर में हीट सप्लाई आ जाएगा। तो मजा तो तभी है ना यार जब जनरलाइज या समझ में आए, मजा तो तभी है। dh इक्वल टू mcpdt तो यार गधों को भी पता है ना? जो थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा बहुत एबीसीडी जानते हैं ना, उसको भी dh इक्वल टू mcpdt तो पता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये वैलिड कहाँ है। लेकिन अपने को ये भी पता है कि वैलिड कहाँ है, वैलिड ओनली फॉर गैस, चाहे आइडियल हो चाहे रियल, क्योंकि आइडियल के लिए तो वैलिड है ही dh mcpdt, लेकिन ये कांस्टेंट प्रेशर है तो यहाँ पे रियल के लिए भी लगा सकते हो। लेकिन अगर आइडियल और रियल की बात ना हो, मतलब गैस की बात ना हो, तो अगर हीट पूछा जाए कांस्टेंट प्रेशर में, दैट इज dh। बोलो समझ में आई बात? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अरे बताओ यार, इतनी एनर्जी लगा दी मैंने। चलिए तो डियर आज की क्लास अपन यहीं ऑफ करते हैं, ठीक है? कल कंटिन्यू करेंगे इसको, और भी बहुत सारे प्रोसेस में हीट का वैल्यू निकालेंगे, और कल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्लास है, स्पेसिफिक हीट की भी थोड़ी सी बातें करने वाले हैं, ठीक है? तो आज इस क्लास को जो भी मैंने आपको पढ़ाया इसको रिवाइज करके आना। कल मिलते हैं सेम टाइमिंग 5 से 7, ठीक है डियर? तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं। ये सारा रिवाइज करके आना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आज आपको पढ़ाई। ठीक है डियर, चलिए ऑफ करते हैं। थैंक यू।